लेक्चर में अपन ने क्या देखे थे, सेल वाला स्टार्ट चैप्टर किए थे ना। तो स्टार्टिंग में अपन ने क्या पढ़े थे कि अपने आसपास जो अपन देखते हैं, तो अपने को मालूम पड़ा ऐसी क्या चीज़ है जो लिविंग को नॉन लिविंग से, हम लोग ने लास्ट टाइम पे प्रोकैरियोटिक सेल देखे थे। अभी एक ऊपर ओवरव्यू में बताता हूँ, फिर अपन चालू करें। तो अपन ने क्या देखे थे कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो लिविंग को नॉन लिविंग से अलग करती है ना। जैसे कि एक मैं हूँ और एक ये दीवार है, तो इसमें हम लोग दोनों में क्या फ़र्क है, क्यों वो नॉन लिविंग है और मैं क्यों लिविंग हूँ। तो अपन ने क्या पढ़े थे कि कुछ बेसिक यूनिट है, क्या है वो, सेल है। फिर अपन ने देखे थे कि यूनिसेल्युलर भी होता है, मल्टी सेल्युलर भी होता है ना। कि अगर यूनिसेल्युलर यानी सिंगल सेल से मिलके बना है, और मल्टी सेल्युलर यानी नाम में ही है कि मल्टीपल सेल से बना है। फिर अपन ने कुछ साइंटिस्ट के नाम पढ़े थे, कौन से साइंटिस्ट थे वो। सबसे पहले सेल को देखने वाले कौन से, एंटोन, हाँ एंटोन वॉन लीवनहुक, जो फर्स्ट सेल को देखे थे। फिर कौन से साइंटिस्ट थे जो न्यूक्लियस को देखे थे, उनका नाम, नहीं नहीं, रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन था, जो तुम लोग इसलिए बोल रहा, थोड़ा रीड करके आएगा ना तुम लोग बोल पाओ। सेकेंड जो पहला अपन देखे सेल को देखने वाले साइंटिस्ट कौन थे, एंटोन वॉन लीवनहुक। फिर न्यूक्लियस को देखने वाले साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन। फिर अपन ने देखे थे कि दो साइंटिस्ट आए थे, कौन से, एक 19 1839 और 18, एक आया था 1838 और एक आए थे 1855। पहले तो दो साइंटिस्ट आए, फिर इन लोग को फाइनल शेप दिए थे एक साइंटिस्ट ने 1855, 15 साल बाद। तो सब जो 1838 में आए थे वो कौन थे, जर्मन बॉटनिस्ट थे, स्केलेटन थ्योडर, है ना। और ये आए थे स्वान, स्वान। दो साइंटिस्ट आए थे, जो फर्स्ट साइंटिस्ट थे उनने क्या किए कि बहुत सारे प्लांट सेल्स लिए और बोले कि प्लांट सेल्स के बाहर क्या है। पहला तो बोले कि ऑल प्लांट्स आर टाइप फॉर्म ऑफ कंपोज ऑफ सेल्स एंड फॉर्म टिश्यू। फिर दूसरे साइंटिस्ट आए, उन लोग ने क्या बोले कि पहला बोले कि जितने भी, हाँ, एनिमल्स के आगे क्या होती है, आउटर कवरिंग होती है, जो कि आज क्या पता चला, सेल मेम्ब्रेन होती है। फिर उन्हें ये भी बोले कि प्लांट्स के बाद अलग ही वॉल होती है, वो होती है सेल वॉल। मतलब एक बेसिक स्ट्रक्चर ये लोग बता रहे थे, लेकिन इन लोग ने ये नहीं बता पाए कि एक सेल कहाँ से आता है। फिर रुडोल्फ विरकोर करके साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताए थे कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो अपने सेल साइकिल और सेल डिवीजन वाले चैप्टर में देखे थे कि एक सेल होता है जो सेल डिवीजन करता है, और कैसा होता है, दो, या पता है ना कैसे दो कर रहे थे डिवीजन। तो अपन ने ये देखे, फिर अपन ने एक ओवरव्यू ऑफ सेल देखे थे कि एक सेल होता है, उसके अंदर बेसिक क्या क्या होता है, ये उसकी सेल मेम्ब्रेन होती है ना, सेल मेम्ब्रेन था। फिर अंदर एक न्यूक्लियस था, ये साइटोप्लाज्म है। फिर न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियड होता है ना, डीएनए जीन प्रेजेंट होता है। फिर एक ओवरव्यू के बाद अपन ने देखे थे कि एक प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या क्या करता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में अपन ने देखे थे 3 लेयर थी अंदर, बीच में 3 लेयर थी अंदर, एक न्यूक्लियस था और एक इसके बाद और एक न्यूक्लियस था, याद है। ये वाला न्यूक्लियड था और ये प्लाज्मिड था। फिर इसकी सबसे आउटर लेयर का नाम क्या था, ग्लाइकोकैलिक्स। उसमें भी दो मैंने बताया था, अगर लूज रहेगा तो स्लाइम लेयर, और टाइट रहेगा तो, हार्ड रहेगा तो ठीक लेयर, है ना, याद है, टफ कैप्सूल। फिर इसके अंदर सेल वॉल, फिर उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। फिर उसमें मैंने बताया था कि मैंने एक चीज़ तुम लोग को बोला था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मालूम, ये मीजोसोम्स, जो कि इसके बहुत सारे फंक्शंस थे। सेल वॉल फॉर्मेशन करता है, रेस्पिरेशन करता है ना, याद है, याद है कि नहीं याद है। फिर अंदर इंक्लूजन बॉडी था। तो अपन ने एक ओवरव्यू पूरा एक प्रोकैरियोटिक सेल्स का देखे थे। अभी तुम लोग का ये होमवर्क रहेगा कि पूरा अच्छे से पढ़ के आना प्रोकैरियोटिक, तुम लोग ने पढ़े नहीं प्रोकैरियोटिक सेल्स, हाँ इंशाल्लाह। वो पढ़ पढ़ के जितनी बार पढ़ोगे तो, अभी अभी कोई हाफिज को, कोई अपन हाफिज को पूछेगा कि भाई कैसा पूरा 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 कुरान माशाल्लाह यार, तो वो भी क्या बोलेगा, बार बार पढ़ पढ़ के। तो वही तुम लोग भी जितना बार पढ़ोगे ना, उतनी बार अपने आप दिमाग में आएगा, ईयर भी याद होएगा, नाइन भी याद होएगा, सब याद होएगा। तो देखो आज अपन पढ़ने वाले यूकैरियोटिक सेल। तो सबसे पहले अपन है ना डिफरेंशिएट करते हैं कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या डिफरेंस होता है। तो उस दिन अपन ने भी उस दिन भी देखे थे, आज भी देखते हैं। एक होता है प्रोकैरियोटिक और एक होता है यूकैरियोटिक।
प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। वही अपन देखेंगे अगर इसमें तो क्या होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। इसमें मैंने बोला था कि जो क्या बोलते हैं इसमें ना मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल एब्सेंट रहता है, जैसे कि ईआर हो गया, गोल्गी हो गया, राइबोसोम हो गया। राइबोसोम था एक कॉमन था जो दोनों में प्रेजेंट था। फिर प्लास्टिड हो गया, वो सब किस में होता है, यूकैरियोटिक में। तो अपन क्या बोल सकते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल एब्सेंट, है ना। वही इसमें क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा। फिर और आगे क्या है बताओ। इसमें मैंने बोला था कि मोस्टली है ना प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है मालूम है क्या, मतलब मोस्टली लोग चलने फिरने वाले नहीं रहते। वो इन लोग में क्या होता है, चलने फिरने की चीजें। हाँ, इसमें क्या होता है, जैसे कि एग्जांपल इसमें अपन पढ़ने वाले सीलिया पढ़ने वाले, फ्लैजेला, वो सब इसमें भी था। लेकिन इसमें कैसा था, मतलब एक नॉर्मल जो मोटिलिटी प्रोवाइड करता है एक बैक्टीरिया को, लेकिन इसमें जो स्ट्रक्चर अलग अलग पढ़ना है। इसमें भी अपन ने फ्लैजेला तो पढ़े थे, याद होगा तुम लोग को। लेकिन इसमें और भी अलग अलग साइटोस्केलेटन, हाँ स्केलेटन। तो ये एक बेसिक ओवरव्यू था कि यूकैरियोटिक सेल्स में क्या अपन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल देखने मिलेगा अपने को, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस देखने मिलेगा, और कुछ साइटोस्केल यानी सेल को मूव करने वाली चीजें देखेंगे। वालेकुम अस्सलाम। clear? तो अभी देखो अपन यूकैरियोटिक सेल्स में जाते हैं, और सबसे पहले ना यूकैरियोटिक सेल्स में एक और एक मेन डिफरेंस है, क्या पता है, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होता है ना ये फास्ट डिवाइड करता है। हाँ कैसे मालूम, क्योंकि बैक्टीरिया में होता है ना मोस्टली। कौन सा, एमोबा हो गया, मतलब ये कैसा नहीं हो गई, ये इसके साथ मोस्टली यूनिसेलुलर में दिखा जाता है, सिंगल पेरेंट। अब जिसको सिंगल पेरेंट रहेगा, अभी कैसे ह्यूमन बींग कैसा एक मल्टी सेलुलर है, तो उसमें कैसा मेल है फीमेल है, दोनों का क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। फिर अगर अपन ह्यूमन बींग में देखें तो 9 मंथ तक पीरियड चलता है, फिर बाद में बेबी होता है। तो ये क्या लेता है, लॉन्ग टाइम। लेकिन ये यूनिसेलुलर सिंगल सेल ही क्या करता है, सेल डिवीजन कर देता है। जो अपन ने मालूम माइटोसिस में देखे थे कि एक एक क्या बोलते हैं, यीस्ट कितना देता है, 90 मिनट्स में डिवाइड होता है, और ह्यूमन क्या देता है, ह्यूमन सेल्स जो होता है 24 आवर्स। तो ये यूनिसेलुलर वाले जल्दी जल्दी डिवाइड कर दे। तो ये अगर डिवीजन लिखूंगा तो क्या करेंगे ये लोग, रैपिडली करेंगे। वही, हाँ लेकिन वही अपन यहाँ पे देखेंगे तो ये कैसे होते हैं, स्लो। तो वही सब अपन पॉइंट लेके अभी अपन देखते हैं अपना यूकैरियोटिक सेल्स में स्टार्टिंग में क्या बोल रहा है। स्टार्ट, और तुम लोग को ना अभी अपन सेकंड चैप्टर पढ़े नहीं है। जब अपन सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे ना उसमें कुछ किंगडम है, जैसे कि मोनेरा, नहीं मतलब ये बीच का है। ये दो, हाँ ये बेसिक मैंने स्टार्टिंग में बोला ना कि दो पहला बेसिक देखेंगे फिर अपन स्टार्टिंग से जाएंगे। तो स्टार्टिंग के चैप्टर है उसमें कुछ ना 5 किंगडम अपन पढ़ने वाले हैं। मोनेरा, प्रोटिस्टा, हाँ ये था क्या तुम लोग को पहले, पंजाई, फिर हाँ 10वीं में भी होएगा, लेकिन उसका सब बेसिक बेसिक अभी यहाँ पे पूरा डिटेल आएगा। और प्लांट किंगडम, तो जो ये वाला रहता है ना ये यूनिसेल्युलर यानी प्रोकैरियोटिक में आता है, यानी सिंगल सेल से बने रहेंगे, मोस्टली बैक्टीरिया आते हैं। लेकिन ये सब आएगा ना, इसमें जो ये रहेगा ना ये यूनिसेल्युलर रहेगा लेकिन यूकैरियोटिक रहेगा। इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी मिलेगा, कुछ बैक्टीरिया मतलब अपने को मिलेगा ना उसमें। हाँ कुछ रहेंगे, मोस्टली नहीं रहेगा लेकिन कुछ रहेंगे जो अपने को यूकैरियोटिक में भी देखने मिलेगा। किधर है बटन, किधर है ये। और जो वकील बाकी सब में देखेंगे ना ये पूरा यूकैरियोटिक रहेगा अपना। और उसमें तो बाकी यूकैरियोटिक में तो अपने को एनिमल प्लांट्स तो सब एक एक पूरा चैप्टर ही है जो अपन दे पढ़ेंगे आगे स्टार्टिंग में। पूरा एक एनिमल किंगडम एक पूरा चैप्टर है, प्लांट किंगडम एक पूरा चैप्टर है, और ये पूरा नहीं फंड ये दो इसका चैप्टर है। और ये तीनों उसी चैप्टर में कवर है, सेकंड चैप्टर में, यानी सेकंड थर्ड और फोर्थ पूरा ये पूरा चैप्टर है, तीनों ये 5 टॉपिक पे ही बेस है। तो अपन वो तो पढ़ने ही वाले। अभी खाली मैं बताने का मकसद ये था कि जो यूकैरियोटिक होता है ना ये चारों में दिखता है। तुम लोग याद रखना कि 4 किंगडम में अपने को क्या दिखता है, यूकैरियोटिक सेल्स। तो देखो यहाँ स्टार्टिंग में भी वही बोला है, द यूकैरियोट्स इंक्लूड ऑल द प्रोटिस्ट, प्लांट्स, एनिमल एंड फंजाई। यानी ये यहाँ चारों में अपने को क्या मिलेगा, यूकैरियोटिक सेल देखने मिलेगा जिसमें वेल डिफाइंड यूकैरियोट होगा। फिर देखो ये क्या हो रहा है, इन यूकैरियोटिक सेल्स देयर इज एन एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटाइजेशन, यानी ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल का बात कर रहा है। जैसे कि समझो अभी एक सेल है, उसमें ये एक ईआर है, मैंने ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाया, गोल्गी बॉडी बनाया। तो ये लोग क्या कर रहे हैं मालूम है क्या, देखो ये कंपार्टमेंट बन गया है, इसको और इसको अलग कर रहा है ना।
एक दीवार बन गई है कि जो इसको इसको अलग कर रहा है, इसलिए वो, हाँ साइटोप्लाज्म और उसके अंदर का, वो सेल के अंदर का अलग कर रहा है ना एक दीवार बन के। तो वही ये बोल रहा है कि यूकेरियोटिक सेल देयर इज एन एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म थ्रू प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। अब ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स कौन कौन आ गया, सब आ गए, ईआर हो गया, गोल्गी हो गया, जितने भी अपन पढ़ने वाले आ गए, माइटोकॉन्ड्रिया, जितने भी अपन पढ़ने वाले वो सब हो गए। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, साइटोप्लाज्म को वो अंदर के सेल से अलग कर रहे हैं, इसलिए लोग एक दीवार की तरह कंपार्टमेंटलाइजेशन कर रहे हैं। यूकेरियोटिक सेल्स प्रोसेस अनऑर्गेनाइज न्यूक्लियस, ये तो अपने को मालूम था ना कि इधर क्या होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, तो वही बोल रहे हैं यूकेरियोटिक सेल प्रोसेस अनऑर्गेनाइज न्यूक्लियस विथ न्यूक्लियर एनवलप, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियर एनवलप नहीं था ना। हाँ, इन एडिशन यूकेरियोटिक सेल्स हैव वेराइटी ऑफ कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी ऑर्गन, जो भी तुम लोग को बताया अपन क्या क्या पढ़ने वाले, साइकोस्केलेटल स्ट्रक्चर, जो भी सीलिया होएगा, साइटोस्केलेटन होएगा, आगे अपन देखेंगे पूरा, इसके आगे ही आएंगे। देयर जेनेटिक मटेरियल इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम्स। फिर देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ऑल यूकेरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल। अभी देखो कुछ ऐसा होता है कि कुछ चीज जो प्लांट्स में सिर्फ मिलती है और कुछ चीज क्या होती है, एनिमल्स में दिखती है। जैसे कि एक मेन फर्क मैं बताऊँ, सेल वॉल है ना, सेल वॉल किस में रहता है, अपने में सेल वॉल रहता है, अपने में रहता है सेल वॉल, नहीं ना, अपने में तो एक ही मेम्ब्रेन रहती है, सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल किस में रहता है, सिर्फ प्लांट सेल्स में देखने को मिलता है। तो वही बोल रहा है कि कुछ अभी डिफरेंस बताएगा। देखो, प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स आर डिफरेंट एज द फॉर्मर प्रोसेस सेल वॉल। प्लास्टिड भी सिर्फ याद रखना प्लांट सेल्स में रहती है, और वैक्यूल भी किस में रहता है, प्लांट सेल्स में रहती है। ये अभी तुम लोग को और दो याद है, एक प्लास्टिक, प्लास्टिक तो अपने में रहता ही नहीं है ना। अपने को सामने जब अगर वो बात होगी ना एनिमल की, तो अपने को खुद को ही सामने रखने के, अपने अंदर क्या प्लास्टिक होता है, होता है, क्या होता है प्लास्टिड, वो तो प्लांट में जो रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस करते हैं ना, वो अपने में कहाँ से रहेगा, अपने में तो फोटोसिंथेसिस होता नहीं है। तो और एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, ये किस में रहेगा, प्लांट सेल्स में, याद रखना। और जो कि अपसेंट रहता है एनिमल्स में। ऑन द अदर एंड एनिमल्स हैव सेंट्रोइड्स, में तुम लोग को लास्ट लेक्चर में बताता याद है, विच आर अपसेंट इन ऑलमोस्ट प्लांट सेल्स। ये तुम लोग को याद रखने का। तुम लोग बोलेगे कि अपन ने सेल डिवीजन में पढ़े थे कि सेंट्रोइड से तो सेल डिवीजन हो रहा था, लेकिन जो अपनी एनसीईआरटी में दिया ना, वो सिर्फ किसके बारे में दिया मालूम है, एनिमल का ही पढ़ाया है। जो प्लांट सेल में सेल डिवीजन होता है ना, कुछ अलग प्रोटीन, अलग फाइबर से डिवाइड होता है सेल। लेकिन अपने पोर्शन में क्या पढ़ा है, खाली एनिमल सेल के बारे में, जिसमें क्या होता है, सेंट्रल होता है। अभी के लिए तुम लोग को याद रखना है कि प्लांट सेल में कैसे वो सेल डिवाइड करता रहेगा, क्योंकि सेंट्रल क्या करता था, स्पिंडल फाइबर देता था, तो खींचते थे ना। लेकिन प्लांट सेल में कुछ अलग प्रोटीन आती है जो खींचने में हेल्प करती है, बस वो हेल्प। नहीं, उसमें ना स्पिंडल फाइबर होएगा ना एस्टर होएगा, क्योंकि एस्टर भी किससे निकल रहा था, मतलब सेंट्रोल से ना, सेंट्रोसोम। हाँ लग रहा था, तो वो जब वो पूरा किसका पढ़ा है, वो पूरा है ना एनिमल का एग्जाम्पल दिया अपनी पूरी बुक में, अपने पोर्शन में प्लांट के बारे में बात ही नहीं किया, जो डिवीजन बता रहा था ना एग्जाम्पल। नहीं, वो पोर्शन में ही नहीं है ना वो हाँ, मतलब वो पूरा बताया ही नहीं है कि प्लांट में वो प्रोटीन क्या होती है, वो पूरा एक्स्ट्रा जा रहा है। तो अपन ने भी वो जो था, हाँ बस पूरा एनिमल का जो बताया कि कैसे अलग कर रहा है, वो अपन ने उधर देखे। अभी देखो, अपन ने यहाँ तक इतना तुम लोगों को समझा कि कुछ बेसिक खाली यूकैरियोटिक होता क्या है, क्या फर्क है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में, प्लस क्या प्लांट्स में सेल प्रेजेंट रहता है तो एनिमल में क्या एब्सेंट रहता है, बस वो अपने। अभी देखो यहाँ पे एक ना स्ट्रक्चर बताया। अभी तुम लोग के ना मेन, तुम लोगों को सब अगर पहचानने का है कि कौन सा प्लांट्स का है कौन सा एनिमल का है, तो तुम लोग क्या देखेंगे, सेल वॉल बेसिक है ना, क्योंकि सेल वॉल किधर नहीं होता है। और प्लास्टिड्स भी देख सकते हैं जो अपन ने, वैक्यूल, हाँ साइटोप्लाज्म तो हर सेल में होता है, एक एक सेल का साइटोप्लाज्म तो सब में होता है, क्लोरो क्लोरोप्लास्ट। तो देखो अभी ये पूरा है कि ना बेसिक बताया कि अपन क्या क्या पढ़ने वाले। देखो एक ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस के पास लाइसोसोम, तो एक अपन मैं भी थोड़ा बना लेता हूँ। तो देखो एक बेसिक जो अपन ने वैसा प्रोकैरियोटिक में भी बनाए थे, याद है, यूकैरियोटिक में भी बना लेते हैं। नहीं तो वैसा थोड़ी ना सेम सेम, तुम लोग भी एग्जाम में ऐसा बना लोगे क्या, बना लोगे, हाँ अच्छा है नहीं ऐसा भी, मतलब मेन अपना क्या होना चाहिए मालूम, मोटिव एक्सप्लेन करना चाहिए अपने को चीज। मतलब अगर अपने को अंदर पता है क्या क्या, वो बना के अपन चीज को, अगर कोई टॉपिक आ रहा है उसको अपन एक्सप्लेन कर दिए, तो जरूरी नहीं इसका ही, नहीं तो रबड़ पे तेल लगा के फिर वो रब करना पड़ेगा, सेम वैसा बनेगा, सेम टू सेम तो वैसे ही बनेगा। तो देखो एनिमल सेल है तो इसमें क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन।
अच्छा देखो अभी इसमें ना, अच्छा बताइए तुम लोग बोलेगे कि अंदर वाली वॉल कौन सी है ना? इसमें कुछ नहीं होता है वो, मेरे से बन गई है तो, अरे पूरा ही मिल गया। फॉर्म फॉर्म में मैंने भी दो बना दी। देखो इसमें सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है, याद रखना। हाँ, सेल में सेल वॉल तो होती नहीं, और वो भी एक, कहाँ पे? ऊपर वाला प्लांट है। ये प्लांट्स है ना, इसमें नहीं रहेगी। इसमें एक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि वही सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन एक ही होता है, वो याद है ना, एक ही नाम है उसका। तो देखो यहाँ पे अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले जो कॉमन था दोनों में क्या था? कॉमन राइबोसोम। न्यूक्लियस था, लेकिन न्यूक्लियस में एक फर्क था कि जो वो वाला था ना, ऐसा ही मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था, उसका वो नहीं था, न्यूक्लियर एनवेलप नहीं था। लेकिन ये किस में रहेगा? न्यूक्लियस पूरा एनवेलप में रहेगा। हाँ, उसको न्यूक्लियस जिसका एनवेलप नहीं रहेगा। फिर इसमें अपन देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, ओके कुछ ऐसा। हाँ, पावर हाउस ऑफ सेल, ये 10th में एकदम वो था ना, मैं एक पॉइंट। फिर अपन यहाँ पे कुछ देखेंगे, गोल्गी बॉडी ऐसा दिखेगा। फिर अपन देखेंगे क्लोरोप्लास्ट, जो कि क्लोरोप्लास्ट क्या है मालूम है क्या? प्लास्टिड्स का ही पार्ट है, मतलब टाइप्स ऑफ प्लास्टिड है। एनिमल सेल में होता है क्लोरोप्लास्ट। नहीं, ये प्लांट सेल में होगा। प्लास्टिड्स किस में रहता है? ये तो एनिमल सेल में रहेगा। एनिमल सेल थोड़ी ना बना, यूकैरियोटिक्स। अच्छा हाँ, वो बराबर मेरे को बनाना दोना चाहिए, लेकिन अभी वो तुम लोग की बात सही है। मैं अभी यूकैरियोटिक में वो है, क्या बोल रहा हूँ, एनिमल सेल बता रहा हूँ। यूकैरियोटिक एनिमल सेल में होता है क्या? क्लोरोप्लास्ट। ये बात भी तुम लोग की सही है, मेरे को दोनों बनाना चाहिए। स्टार्टिंग में मेरे दिमाग में सिर्फ होगा क्या आ गया कि एनिमल सेल बना रहा हो क्या। अभी ये पूरा एक खाली ओवरव्यू बता रहा हूँ। दोनों हाँ, का पहले अलग अलग बता के नहीं, अभी एक ही साथ पूरा, फिर अपन एक दोनों एक, का हाँ दोनों का। फिर अपन बाद में पढ़ेंगे। तो पहला मेरे दिमाग में क्या आया, मैं एनिमल सेल पढ़ा रहा हूँ। फिर बाद में क्या आया कि नहीं, प्लांट सेल। अभी दो पूरा ओवरव्यू ले लेते, क्योंकि अपन एक एक टॉपिक में तो पूरा डिटेल जाने ही वाले। लिखे आपने। हाँ, तो ये हो गया क्लोरोप्लास्ट। अरे, क्लोरोप्लास्ट और क्या क्या पढ़ने वाले अपन? एक वैक्यूल पढ़ेंगे। यार ईआर। ईआर कैसा रहता है मालूम है क्या? न्यूक्लियस से अटैच रहता है। यहाँ पे भी रहेगा, जो जिसपे राइबोसोम, अभी ईआर में भी दो है, अपन पढ़ेंगे अभी आगे। वो यार होता है। हाँ, ईआर के टाइप से, जिसमें ये नहीं रहेगा, ये जो गोल गोल है ना, इसमें नहीं है। अपन ये भी इंडोप्लाज्मिक रहते हैं, एक होता है रफ, एक होता है स्मूथ। रफ इंडोप्लाज्मिक, अभी अपन आगे जाएंगे तो तुम लोग को पूरा क्लियर होगा कि एक होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी के लिए खाली इतना समझो कि दो होता है। अभी क्या क्या होता है अपन देखेंगे। ये हो गया। फिर एक पैरोक्सिज्म होता है, वो भी अपन देखेंगे क्या होता है पैरोक्सिज्म। जैसे कि अपन ने मालूम इंक्लूजन बॉडी एक स्टोरेज स्ट्रक्चर पढ़े थे, वैसे अपने यूकैरियोटिक्स में भी एक स्ट्रक्चर होता है। तो ये मिला के भी, और भी इसमें अगर ऐड करेंगे तो क्या हो गया, एंडोप्लाज्मिक बना दिया, गोल्गी बना दिया, एक होता है लाइजोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, न्यूक्लियस भी हो गया, राइबोसोम भी हो गया। राइबोसोम इसमें प्लास्टिड्स वगैरह कुछ नहीं, वो सिर्फ किस में था, प्रोकैरियोटिक्स में। तो अभी अपन एक एक करके अपन क्या करेंगे। सबसे पहले अपना आएगा सेल मेम्ब्रेन। क्या आएगा? तो देखो क्या हुआ था मालूम है क्या? सेल मेम्ब्रेन तुम लोग क्या समझते हो, सेल मेम्ब्रेन होता क्या है? तुम लोग मेरे को अगर बताओ, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? मतलब जो सेल का आउटर लेयर ना। सेल। हाँ, एक सेल को कोई प्रोटेक्ट कर रहा है तो क्या हो गया, उसकी मेम्ब्रेन हो गई। वो सेल की मेम्ब्रेन ही क्या हो गई, सेल मेम्ब्रेन। तो देखो हुआ ये था ना कि साइंटिस्ट लोग ना स्टार्टिंग में, क्योंकि ये तो अभी पता चला है, स्टार्टिंग में पता ही नहीं था कि हर एक सेल की क्या होती है, आउटर लेयर होती है। और ये भी तुम लोग कॉमन था, प्रोकैरियोटिक में भी था सेल मेम्ब्रेन, है ना? था कि नहीं था? और यूकैरियोटिक में भी ये भी एक कॉमन था, राइबोसोम भी। तो पता है स्टार्टिंग में जब साइंटिस्ट लोग को ना पता नहीं चल रहा था कि क्या है ऐसी चीज़, और सेल में अगर कुछ है कवरिंग तो किससे मिलके बनी है, तो वो लोग ने क्या किया मालूम है क्या? वो लोग ने एक है ना वो लिए, क्या बोलते हैं, ये लोग ने लिए एक आरबीसी। क्या लिए? अभी तुम लोग बोलेगे सिर्फ आरबीसी क्यों लिए,
क्योंकि आरबीसी में ना कोई जो अपना ब्लड का सेल होता है ना, उसमें ना माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ना ईआर होता है, ना कुछ भी नहीं होता है, वो सेल में सब अपसेंट, सिर्फ उसमें मेम्ब्रेन होती है। हाँ नहीं नहीं, किसी में कोई भी ब्लड से रिलेटेड जितनी भी चीज़ है ना, उसमें कुछ ये सब प्रेजेंट नहीं होता है। नहीं नहीं, सी ये सब चीज़ में, हाँ सिर्फ न्यूक्लियस होता है, और प्लस क्या होता है, इन लोग की मेम्ब्रेन होती है अपनी आरबीसी के खाली, ये इसलिए साइंटिस्ट लोग ने ये चीज़ ली है। हाँ जेनेटिक मटेरियल लोग का जो भी, मतलब अगर कोई डीएनए हार गया तो क्रोमोसोम वो सब। लेकिन मेन अपने को याद रखने का है कि सेल मेम्ब्रेन में साइंटिस्ट लोग ने इसको क्यों लिए, क्योंकि इसमें क्या मोस्टली क्या रहती है, सेल मेम्ब्रेन, ताकि वो लोग इजीली क्या कर सके, सेल मेम्ब्रेन की स्टडी कर सके। मतलब अगर दूसरी चीज होती तो माइक्रोस्कोप में सब चीजें आ जाती ना, अगर अपने को सेल मेम्ब्रेन का पढ़ना है तो जो जिसमें सिर्फ दिखेगी उसको पढ़ेगी। तो ये लोग ने क्या किया मालूम है क्या, सेल मेम्ब्रेन को ये लोग ने एक बीकर में समझो तोड़ दिए। तो इन लोगों को पता ये चला कि एक सेल मेम्ब्रेन जो होता है ना, पर सबसे पहले कि ये चीज़ें ना नेकेड आइट से दिख नहीं रही थी। सेल मेम्ब्रेन की पहले तो एक सेल ही कितना छोटा होता है, फिर उसके बाद अगर आउटर मेम्ब्रेन भी देखना है, एक सेल कितना होता है नेकेड आई से तो दिखता ही नहीं अपने को, वो माइक्रोस्कोप में। तो जब माइक्रोस्कोप आया ना, तभी अपने को सेल मेम्ब्रेन की भी स्टडी मालूम पड़ी। फिर उसमें भी लोग ने आरबीसी पे स्टडी किए, उसको क्या किए, बीकर में ब्रेक किए, तो मालूम क्या पड़ा कि सेल मेम्ब्रेन किस किस से मिलकर बना है मालूम, लिपिड्स और लिपिड्स जो फॉस्फोलिपिड और एक प्रोटीन, मेनली किससे मिलके बना है, हाँ मेनली मिलके बना है लिपिड्स और प्रोटीन से। उसमें भी एक, अगर अपनी ह्यूमन की बात करेंगे ना, ह्यूमन आरबीसी की, उसमें परसेंटेज भी दिया है 40। हाँ नेट के लिए याद रखना, और 8% अदर सब्सटेंस रहते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट वगैरह जो भी हो गया, वो सब अदर्स में आता है। बाकी ये एक ह्यूमन का अपने को एक याद रखने का। तो तुम लोग याद रखना कि साइंटिस्ट लोग ने क्या किए, उसको आरबीसी को ब्रेक किए और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जब चेक किए तो क्या पता चला कि सेल में मिल किससे मिलके बना है, लिपिड से बना है और प्रोटीन से। मेनली दो चीजें, लिपिड और प्रोटीन। ये जो डाटा दिया ये ह्यूमन सेल का दिया है कि अपने ह्यूमन सेल में 40 लिपिड्स होता है, और ये जो लिपिड्स होता है ना, मेनली फॉस्फोलिपिड होता है। फॉस्फोलिपिड मतलब मतलब ये इसमें, मतलब अगर इस केमिस्ट्री के थ्रू देखा जाएगा ना, तो इसमें फॉस्फोरस, अब हाँ फॉस्फोरस मिला होता है। फॉस्फोलिपिड हो गया, प्रोटीन हो गया, और अदर कंटेंट होता है एक सेल मेम्ब्रेन में। अभी देखो तुम लोग को एक है ना साइंटिस्ट आए, ये मेरा एक तो, उससे पहले तुम लोग को एक और एक चीज बताता हूँ कि है ना, सेल मेम्ब्रेन है ना बाई लेयर है, अगर लिपिड है तो ये किसी डबल लेयर में रहती है। लिपिड जो होता है ना, लिपिड्स की समझो एक ना कैसा होता है मालूम है क्या, मैं यहाँ पे छोटा बना रहा हूँ। लिपिड्स की बाई लेयर पूरी एक है ना, एक सेल के आउटर कवरिंग में देखो कैसी एक सेल अटैच रहती है मेम्ब्रेन, ये इसका ऐसे पूरी है ना, एक पूरी एक वॉल पूरी चलती है पूरे एक सेल के कवरिंग में। इसका ये बाहर की तरफ जो है ना, ये पोलर हेड्स है, जो कि क्या करता है मालूम है क्या, अट्रैक्ट करता है वाटर को। वाटर वाटर, अगर वाटर को अट्रैक्ट कर रहा है, तुम लोग मालूम है एक वर्ड बोलते हैं, नहीं हाँ वो तो हो गया, लेकिन एक और एक साइंस बायोलॉजी में एक टर्म है, हाइड्रोफिलिक। फिलिक यानी क्या होता है, लव लव, बायोलॉजी में। और हाइड लव, हाँ वो मतलब अट्रैक्ट करना, और हाइड्रो यानी वाटर, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक। वैसे ये होता है एक, जो ये अंदर वाले रहते हैं ना इसके टेल्स, वो इसका उल्टा रहते हैं। मतलब क्या हो गए, वो ये पोलर रहते, ये कौन से हो गए, नॉन नॉन। ये कैसे हाइड्रोफोबिक, यानी ये रिपेल करता है, ये लोग क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो ये क्या ना, इसी पूरी एक लेयर होती है सेल मेम्ब्रेन की, उसमें क्या होता है, एक हेड होता है, एक ये होता है टेल। जो क्या हेड होता है वो याद रखना क्या करता है, वाटर को अट्रैक्ट करता है, और जो टेल होती है वो रिपेल करती है। और इन लोग में दो तरह की प्रोटीन रहती है, एक पूरी ना बीच में एम्बेडेड रहती है, और एक सिर्फ सरफेस पे रहती है। अगर बीच में एम्बेडेड रहती है ना, तो उसका नाम क्या है, इंटीग्रल, लगो नाम में ये इंटीग्रल प्रोटीन। और जो सरफेस पे रहेगी, समझो कोई प्रोटीन है, तो उसका नाम क्या रहेगा, पेरिफेरल। ये एक सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर अपन देख रहे हैं, और इसमें साइड साइड में कोलेस्ट्रॉल वगैरह भी लगे रहते हैं।
तो ये एक प्रॉपर है ना ऐसा अपना। अच्छा तुम लोग बताओ, यहाँ पे अगर जो टेल्स है वो वाटर को रिपेल कर रही है तो क्या अंदर वाटर देखने मिलेगा? नहीं मिलेगा ना, क्योंकि वो क्या कर रही है, रिपेल कर रही है। तो अभी अभी देखते हैं यहाँ तक अपन ने क्या पढ़े। द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन वॉज स्टडीड ओनली आफ्टर द एडवेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन 1950। यानी सेल इतना छोटा होता है तो उसकी मेम्ब्रेन को भी पढ़ने के लिए क्या लगेगा अपने को, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। Meanwhile, chemical studies on the cell membrane, especially in human red blood cell, enable the scientists to deduce the possible structure of plasma। यानी साइंटिस्ट को एक रेड ब्लड सेल पे जब उसने कुछ रिसर्च किया लैब में या माइक्रोस्कोप लेके, तो उसको पता चला एक नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। वैसे दिस स्टडी शो दैट द सेल मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। द मेजर लिपिड्स आर फॉस्फोलिपिड आर अरेंज इन बाइलेयर, जो कि मैं बोला ना ऐसी बाइलेयर्स होती है। ऑल्सो दिस लिपिड्स अरेंज विद इन द मेम्ब्रेन विद पोलर हेड्स टुवर्ड द आउटर साइड, है ना, बाहर की तरफ। देखो वो भी बाहर की तरफ। जितने भी फॉस्फोलिपिड्स है सब ऐसे बाइलेयर में अरेंज। हाँ मतलब फॉस्फोलिपिड नहीं, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड की मतलब बाइलेयर में, मतलब जो आउटर कवरिंग है ना वो समझो ये कि ये सेल है और ये पूरी इसकी कवरिंग है, तो ये बाइलेयर में। फॉस्फोलिपिड के बाइलेयर। हाँ बाय मतलब ये जो मैंने स्ट्रक्चर बना सेम ऐसा ही, ये एक लेयर हो गई, ये एक लेयर हो गई, ये पूरा ऐसा रिंग। ऐसे घूमता है हाँ पूरा, अगर कोई बंगड़ी रहती है ना, कोई अगर हीरा बाहर की तरफ है तो कैसा पूरा बाहर हो जाएगा, वैसा पोलर हेड का रहेगा, पूरा घूमता हुआ ऐसा चला जाएगा, बाहर की तरफ रहेगा। नहीं दो ही लेयर ही रहेगी। दिखा तो बाइलेयर, बाइ मतलब दो होता है। मतलब तुम क्या समझ रहे हो, ये एक को मत समझो कि ये एक है, ऐसा ये बाय नहीं, ये पूरा एक, पूरी एक लाइन, पूरी एक सर्कल कंप्लीट होगा तो वो एक लेयर, तो ये पूरी ऐसी दो लेयर साथ में चलती है तो वो पूरा बाय लेयर। ऐसा तुम एक ये दो दो मत गिनो, तो फिर तुम बोलेगे ज्यादा हो गया। वो पूरा ये एक पूरी रिंग बनेगी ना तो वो एक लेयर हो गई, है ना। अभी कोई सेल है तो मैं ऐसा एक बनाऊंगा तो ये क्या है, एक लेयर हो गई ना पूरी, वैसी वो ऐसी साथ में दो लेयर चलती है ऐसी, तो इसलिए उसका नाम बाय लेयर, ऐसा फॉस्फोलिपिड। हाँ बाय लेयर सेल मेम्ब्रेन। फिर देखो अपन क्या पढ़े, पोलर हेड्स टुवर्ड्स द आउटर साइड, और मतलब ये क्या हो गई, ये हाइड्रोफिलिक था, ये दिया नहीं है। और ये देखो पूरा हाइड्रोफोबिक यानी रिपेल करे टुवर्ड्स इनर साइड, है ना। दिस एंश्योर द नॉन पोलर टेल्स ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्वस एनवायरनमेंट। यानी जो अंदर की चीज है ना वो किससे बची रहती है, एक्वस एनवायरनमेंट से, क्योंकि रिपेल करेगा तो पानी से तो बचाएगा ना वो। अंदर तो जब उसको पानी से बचाना है तो हम्म, बाहर वाला पानी को अट्रैक्ट कर रहा है। पानी सेल के अंदर तो लेके जाना है ना, मतलब बीच में नहीं रखना है, वो एक लेयर के नीचे नहीं रखेगा, लेकिन एक सेल को जरूरत तो होती है पानी की, तो वो अट्रैक्ट करके सीधा अंदर पहुंचाएगा, रुकाएगा नहीं बीच में। अच्छा मतलब वो बीच में जाएगा नहीं, अंदर हाँ जाएगा। डायरेक्ट अंदर, वो खाली अट्रैक्ट करेगा कि ताकि सेल की जरूरत पूरी हो सके, उसके नीचे लेयर में आके पानी रुकेगा ही नहीं, वो डायरेक्ट सेल के अंदर जाएगा। और जो इसलिए वो इनर वाला क्या रहेगा, अगर रिपेल करता है तो वो किससे प्रोटेक्टेड रहेगा, एक्वस एनवायरनमेंट से। इन एडिशन फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन ऑल्सो कंटेन, मैंने बोला ना कुछ कोलेस्ट्रॉल भी वगैरह रहते हैं इसमें एडिशनली, जो 8% में आ गया। मैंने बोला मेनली किसका बना हुआ है, प्रोटीन और लिपिड्स, लेकिन अदर में अगर कुछ है तो वो कोलेस्ट्रॉल भी अदर्स में आ गया। फिर देखो यहाँ पे क्या बोला है, लेटर बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन क्लियरली रिवील दैट द सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो प्रोटेन्स प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, ये भी अदर में एक आ गया। मतलब मोस्टली कार्बोहाइड्रेट भी एक टाइप का लिपिड, लिपिड में ही आता है, हाँ फैटी लिपिड ही होता है। तो मोस्टली जब मालूम पड़ा तो मेनली तो यही होता है, फिर इसके बाद परसेंटेज आया कि इन ह्यूमन बीइंग द मेम्ब्रेन ऑफ इरिथ्रोसाइट यानी अपना आरबीसी, इसमें कितना रहता है, मैंने तुम लोग को बताया 52% प्रोटीन और हाँ और 40% लिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स। अभी देखो प्लांट्स में इतना नहीं होता ना। क्या बोल रहे हैं, हाँ सब में अलग अलग रहेगा, सब सेल का ये डाटा अलग अलग है, सिर्फ ये अपना आरबीसी, अपना ह्यूमन बीइंग के आरबीसी का डाटा है। और बाकी अगर ह्यूमन बीइंग के आरबीसी के अलावा दूसरे सेल्स देखें तो उसके अंदर सेम ही होगा। मतलब क्या, मतलब अगर अपन आरबीसीज में देख रहे हैं तो ये 52 और 40 हाँ है, हाँ लेकिन आरबीसीज के अलावा दूसरे सेल्स में देखें तो उसमें दूसरे सेल में तो वो अलग रहेगा सबका। हाँ मतलब ये सिर्फ आरबीसी के, देखो यहाँ पे क्लियरली लिखा है, क्या लिखा है, आ गया इरिथ्रोसाइट ऑफ ह्यूमन बीइंग, यानी सिर्फ वो ह्यूमन बीइंग के आरबीसी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, बाकी तो हर एक चीज में अपने हिसाब से अलग चीज ही रहेगी। फिर देखो एक मैंने तुम लोगों को बताया कि मतलब कितनी आसानी से, अगर बोला ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन लिखा है ना, इसका मतलब है कितनी आसानी से मैं निकाल सकता हूँ।
उसमें दो तरह की प्रोटीन होती है, मेम्ब्रेन प्रोटीन, इंटीग्रल और पेरिफेरल। यानी इंटीग्रल यानी अंदर रहेगी तो मैं उसको निकालने में मेरे को भारी पड़ेगा, है ना, एकदम अंदर घुसी हुई है। और सरफेस पे रहेगी तो कैसे आसानी से निकल जाएगी। इसलिए बोल रहा है कि डिपेंडिंग ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, यानी कितने आसानी से मैं निकाल सकता हूँ, उसके ऊपर डिपेंड है दो, एक तो इंटीग्रल प्रोटीन और एक है पेरिफेरल प्रोटीन। पेरिफेरल प्रोटीन लाई ऑन द सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन while the integral protein are partially or totally buried in the membrane। देखो यहाँ पे पूरा कैसा बना है कि पेरिफेरल प्रोटीन के ये खाली सरफेस पे, लेकिन जो इंटीग्रल प्रोटीन बताया ना, किधर गया इंटीग्रल, हाँ ये देखो ये पूरा एकदम क्या है, पूरा घुसा हुआ है, लेकिन ये सिर्फ कहाँ पे रहेगी, सरफेस में। अभी यहाँ पे कुछ ये अदर्स की बात कर रहा है, ये जो भी दिख रहा है ना, ये सब अदर्स है। शुगर हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, ये थोड़ा बहुत खाली बता, अदर्स में भी क्या होता है वो बताने के लिए उन लोग ने बना दिए। तो ये एक ऐसा स्ट्रक्चर, अगर सेल मेम्ब्रेन तुम लोग को आएगा ना तो ऐसा बनाने का, यानी ये एक लेयर बनाएगा ना इसी, इसमें भी तुम लोग का काम हो जाएगा अगर आया सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि ये बड़ा टॉपिक अभी खत्म नहीं हुआ है। हम्म, और कौन से हो सकते हैं जिसको लेके टेस्ट कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? जैसे ही हम लोग ने ये हाँ वाला RBC लिया ना टेस्ट करने के लिए, सिंगल हाँ लेयर हाँ। कुछ था नहीं इसलिए, तो वैसा और क्या रह सकते टेस्ट? और अगर अपन देखा जाए तो ऐसा मोस्टली रेयर, ये सब चीजें रेयर होती है, लेकिन मोस्टली सब सेल में कुछ ना कुछ तो प्रेजेंट होता है। अभी कैसा है मालूम है क्या, साइंटिस्ट लोग ने दूसरे को भी लेके सेल मेम्ब्रेन पढ़ सकते थे, लेकिन उन लोगों को क्या होता मालूम है क्या, सब चीज अलग करना पड़ता, प्रॉपर खाली लेयर काटना पड़ता कोई सेल की, फिर उसको करना पड़ता। मतलब इन लोग ने यहाँ पे इन लोग को आसानी हो, प्लस एक क्लियर अपने को फुटेज मिल सके। हाँ नहीं होता है, इसलिए वो लोग ने ये लिए। मतलब अगर ये लोग दूसरा भी लेते तो स्टडी हो जाती, लेकिन एक क्लियर कट अपने को व्यू इसमें मिला। अलावा दूसरे ऐसे तो अभी रेस्टली खाली आरबीसी में अपने को देखने मिलता है, बाकी सब डिसीज में तो आपने बोले WBC डब्ल्यूबीसी भी एक टाइप का सेल ही हो, ब्लड ही हो गया ना। उसमें है। डब्ल्यूबीसी भी एक टाइप का ब्लड, उसमें भी हो सकता है। डब्ल्यूबीसी ये देखो, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और क्या बोलते प्लेटलेट्स, वो सब चीज किस में आ गया, एक ब्लड में आ गया। तो ये सब चीज में अपन, मतलब ये सब एक ही चीज है, तो उसमें अपन ले सकते हैं। नहीं, हाँ सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होगी और न्यूक्लियस वगैरह होगी बस। अभी देखो अपन को ना, यहाँ पे अपन ने सेल मेम्ब्रेन, अभी सेल मेम्ब्रेन खत्म नहीं हुआ है, अभी सेल मेम्ब्रेन के बारे में और डिटेल दिया। अभी उसमें क्या डिटेल दिया है वो देखते हैं। एक साइंटिस्ट आए, निकोलस और सिंगर, ये लोग ने आए ना, ये मतलब ये डिस्कवरी हो चुकी थी कि एक नॉर्मल सेल मेम्ब्रेन होता क्या है। अपने को अभी तक क्या पता चला, एक सेल मेम्ब्रेन होता है, उसकी क्या होती है, बाइलेयर होती है, और उसमें क्या कितने परसेंट प्रोटीन रहता है, 52% प्रोटीन और 40 लिपिड होता है। उसके बाद दो, एक निकोलस और सिंगर करके साइंटिस्ट आए, ईयर था, हाँ दोनों अलग, और उन लोग का ईयर था 1872। हाँ मतलब नीट के लिए तुम लोग को याद रखना है, लेकिन रेयर क्वेश्चन आता है ईयर्स के ऊपर, है ना, बहुत ही रेयर, मतलब आया तो आया, नहीं तो रेयरली, मतलब 2 साल में एक बार, 3 साल में एक बार ईयर पे क्वेश्चन आता है कि कोई साइंटिस्ट का ईयर बताओ, नहीं तो मोस्टली आता नहीं, लेकिन फिर भी याद तो रखना है आपको, एक भी क्वेश्चन अगर गलत क्यों। तो ये देखो ना 1872 में आए उन लोग ने, कौन सा, हाँ न्यूक्लियस और सिंगर है, उन लोग ने दिए फ्लूइड मोसेक मॉडल। कौन सा मॉडल दिए, मॉडल। उन लोग ने बोले क्या मालूम है, इनकी फाइंडिंग्स क्या थी मालूम है क्या, कि एक जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, उसका इनने फ्यूचर बताया कि ये होती है ट्रेसी फ्लूइड नेचर होती है इसकी। कैसा नेचर होता है, फ्लूइड नेचर। यानी इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि ना तो ये नॉट सॉलिड कंप्लीटली, या तो ये पूरा कड़क भी नहीं है, हाँ, या पूरा नरम भी नहीं है। नॉट सॉलिड कंप्लीटली, या नरम नहीं, नॉट लिक्विड। तो इनने ये नेचर बताता, ये नेचर के बाद से ना इतनी सारी चीजें अपने को पता चली ना, कि उन्होंने बोले कि या जो सेल मेम्ब्रेन होता है क्या होता है, क्वेसी फ्लूइड नेचर में होता है। उसका मतलब क्या होता है, हाँ मेम्ब्रेन, उसका मतलब क्या हो गया, ना सॉलिड होता है ना लिक्विड होता है। फिर उसके बाद है ना, मतलब वो बोले कि ये जो प्रॉपर्टी है ना, इसके वजह से, मतलब ना हार्ड है ना पानी है। हाँ तो इसमें मेन पता क्या चला मालूम है क्या, जो प्रोटीन होती है ना, ये लोग का लेटरल मूवमेंट होते रहता है सेल मेम्ब्रेन में। मतलब अगर कोई समझो कोई पत्थर जैसा हार्श सब्सटेंस अगर मैं लेयर में रख दूं, तो कोई चीज आसपास पार कर सकती है, नहीं कर सकती है ना। इसलिए ये जब ये नेचर पता चला, तो उन लोग को ये भी पता चला जब माइक्रोस्कोप में देखे, कि एक प्रोटीन जो होती है ना, वो क्या करती है, लेटरल मूवमेंट शो करती है। हाँ यानी हाँ सब मूवमेंट, मतलब एक जो होता है ना नॉर्मल जैसा, हाँ एक मतलब वैसा नहीं, फ्लैचेला वाला मूवमेंट नहीं। हाँ मतलब समझो कोई पानी में अगर कोई चीज रख दे हल्का, तो कैसे तैरता है, वो मूवमेंट शो करता है ना, वैसा प्रोटीन क्या करती है सेल मेम्ब्रेन में, हाँ लेटरल मूवमेंट शो करती है। बस अभी के लिए इतना याद रखना।
तो ये आफ्टर ये डिस्कवरी के बाद अपने को ना बहुत सारी चीज़ें पता चली, जैसे कि अपने को ना तीन, अभी समझो कि कोई एक सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन किधर रहती है, एक सेल के, ये समझो एक सेल है, उसका ये आउटर कवरिंग है ना। तो इसके बाद अपने को तीन चीज़ पता चली, क्या मालूम है क्या, कि सबसे पहले कि ये तीन तरीके से कोई चीज़ को अंदर आने दे सकता है। कि कितनी तरीके से, तीन तरीके से, यानी अभी अभी हर एक सेल को कुछ तो चलेगा ना, पानी आएगा सेल के अंदर या कोई खाना आएगा, तो वो अपने को तीन चीज़ अपने को पढ़ने का, एक पढ़ने का एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक पढ़ने का पैसिव ट्रांसपोर्ट, और एक अपने को न्यूट्रल ट्रांसपोर्ट। अभी ये होता कैसा मालूम है क्या, ये अपन एकदम इजी, मतलब समझो तुम लोग ने वो देखे क्या, एक वो एक गेम आता है ना कि जिसमें ऐसे टाइप में बना हुआ रहता है, जिसमें रेती रेती, अगर उसको रेती अगर ऐसी तरह रखो तो रेती कहाँ जाएगी, इधर जाएगी ना, और उसको वैसे घुमा के रखेगी तो रेती फिर कहाँ आएगी, ऊपर की तरफ भरेगी। तो वैसे टाइप का ना एक अपना सेल मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्ट होता है। कैसा मालूम है क्या, समझो अगर ये अपना एक, ये एक सेल मेम्ब्रेन है, अब इसमें यहाँ पे 20 सॉल्यूट्स है और यहाँ पे 40 सॉल्यूट्स है, यानी सॉल्यूट्स यानी क्या समझते हैं तुम लोग, सॉल्यूट्स यानी समझो एक सॉल्वेंट हो गया जो ज़्यादा है, सॉल्यूट्स यानी कम, जैसे कि वाटर और शुगर है। इस मिक्सचर में सॉल्यूट हाँ, मतलब अभी अगर एग्जांपल बताओ तो एक बीकर है, उसमें शुगर है और वाटर है, तो वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया, और वो क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया। तो समझो एक सॉल्यूट्स का यहाँ पे 40 कंसंट्रेशन है, यहाँ पे 20 है, तो ये नॉर्मली कैसा ट्रांसफर होना चाहिए, अगर इसके अकॉर्डिंग में तुम लोग को बताओ, जहाँ ज़्यादा रहता है वो किसकी तरफ मूव करता है, हाँ का मतलब एक वो प्रेशर बनता है कि जहाँ ज़्यादा से क्या होता है, चीज़ें कम की तरफ ट्रांसफर हो रही है ना, जहाँ ज़्यादा रहेगा उससे क्या होगी, चीज़ें कम की तरफ। हाँ, मतलब यहाँ पे ज़्यादा, मतलब क्या होता है मालूम, प्रेशर जनरेट होता है, जहाँ अभी समझो यहाँ पे सॉल्यूट ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या आएगा मतलब प्रेशर ज़्यादा रहेगा, यहाँ पे वहाँ पे भागो, वहाँ पे यहाँ पे भीड़ हो रही है, भीड़, तो सब खाली घर की तरफ भागे, है ना। अभी ये दो घर है, उसमें एक ही बंदा, यहाँ पे 50 बंदे इतने भी जगह में भर दी, तो क्या करेंगे, ज़्यादा वाले कम की तरफ भागने लगेंगे, वैसे जहाँ ज़्यादा रहते वो किसकी तरफ भागते, कम की तरफ भागने लगते। तो जो कम की तरफ भागने लगते ना, उसको अपन बोलते हैं अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं, अलोंग, क्या बोल रहे हो, अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, बायोलॉजी है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जिसको क्या बोलते हैं अपन, पैसिव ट्रांसपोर्ट, उसको अपन क्या बोलते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें मतलब है ना एनर्जी नहीं लगेगी, विदाउट एटीपी, और क्या बोल सकते हैं, एनर्जी, है ना, इसमें एनर्जी लगी क्या, हाँ एटीपी एनर्जी। तो तुम लोग मेरे को बताओ, 50 जन यहाँ पे थे, वहाँ पे एक जन था, तो जाने में कुछ एनर्जी लगी, वो लोग खुद से भाग रहे ना, अगर वो एक जन को मेरे को यहाँ खींचना पड़ता तो, हाँ अगर तुम लोग अभी उल्टा बताओ, अगर वही एक जन को मेरे को यहाँ पे खींचना पड़ता तो यही 50 लोगों में, तो एनर्जी लगती कि नहीं लगती, वो कैसा धक्का दे दे के घुसाना पड़ता ना इतनी भीड़ में, तो वो कैसा हो गया, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया। और वो कैसा, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ये क्या है, मतलब देखो ये ज्यादा से कम की तरफ जा रहा, अभी मैं यहाँ पे 50 है, वहाँ पे एक जन है, तो वो कैसा, मतलब इतनी, हाँ वो मतलब इतनी ट्रैफिक यहाँ पे हो गई है कि खुद ही सब अपने आप बाहर हो जा रहे हैं, यानी हाँ मतलब ज्यादा है ना यहाँ पे, क्योंकि ज्यादा है, ज्यादा से कम की तरफ चीजें भागती है, इसलिए तो ये अलोंग हो गया, यानी ज्यादा उसमें मतलब एक धक्का लग रहा था, वो प्रेशर की साइड ही वो चला गया, जैसा हाँ, तो मतलब अपने आप ही चला गया। तो उसमें एनर्जी क्यों लगेगी, क्यों, मतलब इतनी भीड़ थी कि अपने आप ही धक्का लग रहा है, अपने आप ही बाहर हो गया हो, जैसे कि ट्रेन में भी मालूम कभी कभी, वो एक तुम लोग ने मुंबई टू गोवा वाली पिक्चर अगर देखे रहेंगे, तो रिक्शा में यहाँ से बैठना शुरू करते हैं पब्लिक, वहां से निकल जाते, तो वो क्या होता है, अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, पैसिव ट्रांसपोर्ट। और अगर वही, एनर्जी नहीं लगती है, हाँ, और सीधा चला जाता है बिना एनर्जी के, उसको पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, और उसको अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। दोनों इसको भी बोल सकते हाँ हाँ, दोनों एक ही है, मतलब उसका नाम, मतलब अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का ही नाम दे दिए पैसिव ट्रांसपोर्ट। अभी इसका उल्टा क्या हो गया, अगर मेरे को 20 को यहाँ पे लाने का और 40 में, तो वो अगेंस्ट हो गया। वो कैसा हो गया, ये अलोंग था ना, वो अगेंस्ट हो गया कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और क्या लगेगी, एनर्जी, तो एक्टिव हो गया बस। और ये अगर हाँ एटीपी रहेगा। और समझो ये दो चीज तो अपन ने पढ़ लिया, अगर इसमें अगर वाटर का सेल के ट्रांसपोर्ट होता है ना, तो उसको खाली याद रखना, वाटर पास होता है डिफ्यूजन के थ्रू, डिफ्यूजन, ना डिफ्यूज करता है ना, कोई चीज़ डिफ्यूज वाटर, तो डिफ्यूज, और उसको प्रोसेस ऑफ, क्या बोल रहे थे आप,
डालते हैं तो लिक्विड हाँ diffuse। नहीं नहीं वैसा नहीं। मतलब अगर लेगा तो डिफ्यूज अंदर की तरफ, अगर बाहर छोड़ेगा तो बाहर की तरफ डिफ्यूज। हाँ डिफ्यूज ही है। प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन को बोलते हैं, याद रखना, ऑस्मोसिस। हाँ कितनी पढ़ा हुआ है ना? हाँ ये था 10th, यानी डिफ्यूजन ऑफ वाटर फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन आउटसाइड टू इनर और इनर टू आउटसाइड इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो अपन ने क्या क्या देखे, पहला तो फ्लूइड मोसेक मॉडल आया, उनने क्या बताया कि क्या होता है, कोएसिव फ्लूइड नेचर बताया ना वहाँ पे। कोएसिव फ्लूइड यानी ना सॉलिड होता है कंप्लीटली, ना क्या होता है, नहीं लिक्विड है कंप्लीट। तो उससे पता चला कि प्रोटीन क्या करता है, नहीं वो लेटरल मूवमेंट करता है ना पहला तो, यहाँ लेटरल मूवमेंट शो करता। फिर उसके बाद अपने को बाद में मालूम पड़ा कि एक, हाँ अच्छा तुम लोग याद रखना, जो एक सेल मेम्ब्रेन का जो मेन काम होता है ना, वो क्या होता है मालूम है क्या, चीजों को ट्रांसपोर्ट करना। मेन काम सेल मेम्ब्रेन का वही है, या एक तो प्रोटेक्ट तो कर रहा है, हाँ मतलब वो यही, जैसे ये जो ये तो अपने प्रोसेस पढ़े, एक्टिव से भी ट्रांसफर करेगा, पैसिव से भी करेगा, और पानी का हो रहा है तो डिफ्यूजन। न्यूट्रल यानी क्या होगा कि दोनों की तरफ क्या है, 20-20 है, अच्छा तो वो न्यूट्रल हो गया। तो इधर जाएगा ही नहीं, हाँ वो जाएगा ही से नहीं, ऐसे गिरेगा। उसमें एटीपी अगर लेकिन जब जा ही अपने नहीं को, रहा तो एटीपी कैसे रहेगा? हाँ नहीं है ना न्यूट्रल में, का है नहीं न्यूट्रल, जब अगर भेजेंगे अपन, और भेजने के बाद अगर कोई एक कम ज्यादा हो गया, तो फिर वो ट्रांसपोर्ट भी डिफर करे, कम से ज्यादा जा रहा है कि ज्यादा से कम आ रहा है। अगर ज्यादा से कम, नहीं हाँ एटीपी, खाली एटीपी अपने को पढ़ने का एक्टिव में, एक्टिव में पढ़ने का। तो देखो अभी वही अपन जो पढ़े ना, ये पूरा मिटा रहा हूँ मैं, तुम लोग को नोट्स भेजूंगा, पूरा पूरा सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन एक बड़ा टॉपिक है, यूकैरियोटिक में मेरे को लगता है ये सबसे ज्यादा, 2 पैराग्राफ है, अभी नीचे भी है देखो, रिवर्स, अरे वो मैं भेज दूंगा, मेरा लिखा हुआ नोट्स है। देखो ये पूरा यहाँ तक सेल मेम्ब्रेन है। अच्छा एक चीज अपन, एक लास्ट चीज, पैसे ट्रांसपोर्ट हाँ तो वही पढ़ लिया अपन ने वही, हो गया। हाँ अभी अपने रीड करेंगे अंडरस्टैंड होएगा। अच्छा देखो एक चीज और अपन ने बताना रह गया, होता क्या है मालूम है क्या, अपन ने एक्टिव पैसिव तो पढ़ लिए, लेकिन कुछ चीजें होती है ना जिसके पास है ना, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कोई चार्ज मॉलिक्यूल होता है जो है ना सेल, नॉर्मली सेल मेम्ब्रेन से ट्रांसपोर्ट नहीं होता है। सेल मेम्ब्रेन क्या करता है मालूम है क्या, अपने पास पंप रखता है, चैनल रखता है, मतलब ये कैसा रहता है मालूम है क्या, स्पेसिफिक चीजें रहती है। क्या बोल रहे, पोटेशियम, अरे हाँ पोटेशियम, पी बना दिया उसका, पी का नाम ही लिख दिया, पोटेशियम। तो देखो क्या होता है मालूम है क्या, कोई कोई सेल को ना, ये जो चार्ज मॉलिक्यूल होते हैं ना, इन लोग में चैनल और या पंप लगे हुए रहते हैं। इन लोग ही, जैसे कि ये होता है, अगर ये पंप है ना, तो अगर ये सोडियम का पंप है, ये है पोटेशियम का पंप, तो ये सिर्फ सोडियम को सोडियम आने देगा, यहाँ पे पोटेशियम नहीं आ सकता है। ये एकदम स्पेसिफिक चीज रहता है। ये कोई भी मेम्ब्रेन पे, मतलब अगर समझो कोई मेम्ब्रेन को, हाँ ये चार्ज मॉलिक्यूल लाना है, तो एक ही सेल में की प्रॉपर्टी रहती है कि उसके पास अगर सोडियम का पंप है तो ही सोडियम आ सकता है। किसी सेल मेम्ब्रेन में रहता है, सेल मेम्ब्रेन भी रहता है। सेल मेम्ब्रेन हाँ अगर वो मतलब नहीं रहता है वो भी, जैसे कि अपन ने लास्ट में हमने पढ़े ना, इंटीग्रल प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन, वो प्रोटीन के फॉर्म में, ये मतलब ये भी एक, इट इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन ही है। सेल के अंदर होगा ना, हाँ हाँ उसका जो होगा वो वही लेगा। इट इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन। मतलब सारी सेल मेम्ब्रेन में ऐसे अलग अलग हाँ पंप होते हैं, मतलब हर एक चीज के नहीं, जो चार्ज मॉलिक्यूल रहते हैं ना, बाकी सब चीजें वो 3 चीजें से ट्रांसफर होगी, कौन सी, एक्टिव, पैसिव और न्यूट्रल। बाकी जो कुछ चार्ज मॉलिक्यूल होते हैं, मैं क्या वर्ड का यूज कर रहा हूँ, कुछ चार्ज मॉलिक्यूल यूज होते हैं जो कि किसके वजह से आते हैं, पंप या चैनल की वजह से। और ये क्या कुछ नहीं, ये क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन ही है। चैनल क्या होता है? चैनल भी मतलब ये आने अभी कोई ऐसा होता है ना कैनल, एक जगह से दूसरी जगह लेने जाने के लिए, वही जैसे कि सोडियम को लेके जाएगा वो, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पास करने के लिए, जैसे कि कोई सबवे होता है ना, वो गाड़ी यहाँ से जाती है वहां से निकलती है, वैसे ये सेल मेम्ब्रेन में यहाँ से जाएगा और यहाँ से देखो, वैसे वही चैनल और पंप है एक। हाँ जरिया भी बोल सकते। तो देखो अपन ने क्या पढ़े, पढ़ो सवा, Model of the structure of cell membrane was proposed by Singer and Nicholson, ये 1971, याद रखना। widely accepted as fluid research model. हम्म, According to this, the अरे इसमें ये नहीं आता है, पढ़ो पढ़ो। potassium fluid nature of lipid enables lateral movement of protein within the organ. है ना, ये देखो लेटरल मूवमेंट तुम लोगों को बताया ना मैंने, कि पहला उसने बोला क्या होता है, क्वेसी फ्लूइड नेचर होता है, यानी नॉट नॉट सॉलिड कंप्लीटली,
नॉट लिक्विड कंप्लीटली, उसकी वजह से क्या हो रहा है उसका मूवमेंट्स ऑफ प्रोटीन विद इन द ओवरऑल बायो, यानी पूरी बायो लेयर में This ability to move within the membrane is measured as its fluidity. फ्लूइडिटी। The fluid nature of अभी देखो मैंने तुम लोगों को बताया, इससे अपने को ना बहुत सारी चीज के बारे में मालूम पड़ा था इसके बाद, यानी एक सेल की ग्रोथ कैसी होती है, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन यानी पंप और चैनल हो गए, सिक्रिएशन, इंडोसाइटोसिस, अभी देखो ये सब क्या है मालूम है क्या, cytosis बता दो। इंडोसाइटोसिस यानी कैसा, एक हो गया इंडो, यहाँ पर खाली इंडो दिया ना, तुम लोग को दोनों बता देता। समझो एक सेल का ये मेम्ब्रेन है, इसमें समझो फूड आया एक सेल के ये लेयर है, अभी मैं ऐसा नहीं बना रहा हूँ, मतलब यही लेयर को मैंने ऐसा ऐसे में बना रहा हूँ। समझो एक फूड आया, तो सेल क्या करता है मालूम है क्या, अपना ऐसा मुंह खोल देता है, समझो ये फूड है, तो ये क्या करेगा, तो मुंह खोला, फूड यहाँ पे आके बैठा, ये क्या आ गया, फूड अंदर आ गया, तो इसको क्या बोलते हैं, इंडोसाइटोसिस। सीधा मेरा हाँ सीधा सीधा अंदर साइटोसिस, यानी फूड को क्या किया, मुंह खोल के खा लिया, निकल लिया, निकलना करते हो ना, फूड आएगा तभी वो हाँ खुलेगा, वरना वो ऐसा ही रहेगा हाँ पूरा मतलब पैक रहेगा, और आने के बाद बंद हो जाएगा। मतलब एक प्रॉपर्टी है कि इंडोसाइटोसिस सेल ऐसा परफॉर्म करता है। वैसे अगर एक्सोसाइटोसिस रहेगा तो क्या आएगा, ये फूड आया, वापिस इसने क्या किया, ओपन किया, फूड आया, फिर वापिस क्या कर दिया, फूड बाहर चला गया, यानी ये यहाँ से बाहर की तरफ और ये अंदर। अरे वेस्ट में आ जाएगा ना वेस्ट भी हो सकता है, फूड खाना भी तो खाएगा ना एक सेल, न्यूट्रिएंट्स, हाँ वो तो रहेगा, सिक्रिएट भी मतलब देखो मोस्टली एक चीज, अपने अपन खाना खाते हैं तो अंदर जाता है कि बाहर जाता है, तो सेल को भी जब भूख लगेगी तो न्यूट्रिएंट्स तो लेगा, तो इंडोसाइटोसिस करेगा ना। अब तुम लोग ये बोल सकते हैं जो एक्सोसाइटोसिस हो रहा है उसमें वेस्ट जा रहा है बाहर, तो वही बोल हाँ हाँ वही, लेकिन ऐसा नहीं है कि अंदर बाहर से वेस्ट आ रहा है, नहीं ये खाना अंदर ले रहा है। ऐसे भी तो हो सकता है कि मतलब अंदर आ रहे तो उसके आने के टाइम मेरे को खुला तो और भी कुछ आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। नहीं नहीं, वो इस पर सिलेक्टिव सेल मेम्ब्रेन है, इसकी प्रॉपर्टी याद रखना, सिलेक्टिवली परमेबल होता है, हाँ, सिर्फ सिलेक्टिव और सिलेक्टिव चीजों को ही अंदर आने देता है, हर एक चीज उससे आएगी तो फिर तो एक सेल मतलब डेथ भी हो सकता है, हाँ पूरी चीजें वेस्ट हो जाए, जो जिसको उसको चाहिए रहती है ना उसको ही अंदर आने देते। तो ये अपन ने एक एंडोसाइटोसिस देखे, वैसे ही सेल में डिवीजन तो अपन ने पूरा चैप्टर ही पढ़ेगा कैसा डिवीजन करता है, फ्यूरो वगैरह जो भी अपन ने मेथड पढ़े थे ना, सेल में मतलब 2 मेथड पढ़े थे अपन ने, फ्यूरो वाला जो तुम लोग ने एग्जाम टेस्ट में लिखे, तो अगर किसने तो लिखा है याद नहीं आया, टेस्ट में लिखा है ना फ्यूरो मेथड, में तो ये भी प्रो मेटा आना चाहिए हाँ वो अपन हम लोग ने पढ़े पिछले चैप्टर में, आपका और उनका रह गया, अपन देखेंगे जब भी। अच्छा पढ़ सीखे कभी 10th में, हाँ 10th, लेकिन यहाँ पे है ना 11th में डिटेल में दिया है। हम लोग को भी दिया हुआ था सेलिना था ना हम लोग को। अच्छा हाँ, तो हाँ उसमें पूरा दिया रहेगा। तो देखो यहाँ पे तुम लोग समझे, अभी अभी अपन ये यहाँ तक अपन ये मतलब एक ये तुम लोगों को फंक्शन याद रखने का कि इंपॉर्टेंट क्या क्या पॉइंट है, सेल ग्रोथ। अभी देखो एक ग्रोथ यानी कैसी, सेल की ग्रोथ कैसी नॉर्मली हो सकती है, इंक्रीज हो जाना, जैसे कि उसने अगर एक सेल है इतना, हाँ एरिया बढ़ गया यानी ग्रोथ हो गई, यानी समझो इसमें ये सेल था नॉर्मल, उसने अगर पानी भर लिया थोड़ा बड़ा हो गया तो क्या हो गई, सेल की ग्रोथ हो गई, सिर्फ पानी बढ़ गया, पानी बढ़ गया, हाँ ग्रोथ हो गई, और अंदर के ऑर्गेनल्स उतना ही है तो भी हाँ तो भी ग्रोथ हो गई। सेल का एक नॉर्मली वही रहता है, अगर या तो खाने से, हाँ साइज बढ़ना है, हाँ मतलब एरिया अंदर का बढ़े, क्या बोल रहे, ऑर्गेनल नहीं बढ़ेगा, नहीं नहीं, वो जितना रहा सिर्फ साइटोप्लाज्म, और ये मोस्टली कैसा होता है, इतना भी नहीं बढ़ जाता है कि अपन को दिखने लग जाए, और लोग का एकदम नेकेड मतलब नॉर्मल, हाँ वो नॉर्मली बढ़ता है। क्या हाई क्या बोल रहे, नहीं ना पानी उसके अंदर भर हाँ, जाता है, हाँ। वो फूल जाता है हाँ हाँ उसे क्या बोलते हैं हाइट वो क्या बोलते हैं उसकी वर्ड है उसको स्वेलन बोलेगा अपन, एक और था एक पूरा फूल जाता है उसके लिए कौन सा साइंटिफिक वर्ड है हाँ क्या वो क्या बोलते हो तुम, इंगल्फ करना बोल रहे क्या, अगर वो फूल जाना यानी उसको अपन या तो स्वेलन बोलेंगे या तो फूल गया, या अभी तुम क्या बोल रहे हो, हाइपो तो, हाँ हाँ सेल ग्रोथ, हाइपोटोनिक और हाँ ये वो अलग हो गया, अपन आगे पढ़ने वाले वैक्यूल में अपन देखने वाले, वो मतलब वो जो अपन पढ़ेंगे ना तो उसमें हाइपोटेनिक और हाइपरटोनिक यानी वो ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्यूट के बारे में जब पढ़ेंगे ना, कि एक सेल में सॉल्यूट जब ज्यादा आ जाएंगे तो वो तभी भी सेल फुल हो जाता है, तो वो मतलब हाइपर यानी उसमें पता चलता है कि सॉल्यूट कम आ रहा है कि ज्यादा जा रहा है, तो उससे नाम दिया है। हाइपो यानी क्या, कम सॉल्यूट ट्रांसपोर्ट हो रहा है, और हाइपर यानी ज्यादा सॉल्यूट, तो उसके वो अपन आगे देखने वाले वैक्यूल जब पढ़ेंगे ना अपन उसमें देखने वाले हैं।
वो भी हाँ बराबर, जो आप बात कर रहे हैं ना, वो उसमें भी क्या होगा कि ट्रांसपोर्ट होगा इनर और आउटर, तो वो अपन देखेंगे। तो देखो यहाँ पे अपन ने क्या देखे, सेल ग्रोथ, इंटरसेल्युलर जंक्शन, सिक्रीशन, वो एक्सोसाइटोसिस पढ़ लो, इंडोसाइटोसिस, सेल डिवीजन, जिसमें अपन ने मतलब वही मेटाफेज एनाफेज करके जो सेल डिवाइड करता था। ये सभी फिर उसमें जाएगा। क्या बोल रहे हैं? होने के बाद पूरा इंटरफेस के बाद हाँ वो पूरा मतलब सेल मेम्ब्रेन है यहाँ पे, वो पूरा मत लाओ, यहाँ पे खाली इतना पता करो कि एक सेल मेम्ब्रेन सेल डिवीजन में भी हेल्प करता है। अच्छा। वो तो पूरा अपना टॉपिक अलग हो गया, सेल मेम्ब्रेन सेल डिवीजन में हेल्प करता है। जैसे कि अपन साइटोकाइनेसिस, हाँ साइटोकाइनेसिस का कैसा, हाँ हाँ अलग हो रहा था ना, तो एक सेल डिवीजन में हेल्प। हाँ मैं लिख रही हूँ। हाँ गलत है क्या? नहीं है बराबर, खाली तुमने पॉइंट, मतलब वो क्वेश्चन कितने का था, 2.5 मार्क्स का था, तो उसमें मतलब अपने को 5 पॉइंट तो एटलीस्ट लिखने सर का। आपने बताया ही नहीं था ना कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। अभी वो तुम लोगों को सब 20 मार्क्स का तो बोला था ना मैंने। हाँ वो तुम्हारी बात सही है, लेकिन 20 मार्क्स, 5 पॉइंट। हाँ डबल, हम लोग को 1 मार्क्स का 1 पॉइंट ही देना था। तो फिर उसमें एक मार्क पॉइंट का एक पॉइंट। 2 पॉइंट निकला था। नहीं, तब नहीं क्या होता है मालूम है क्या, अगर अपने को तो आउट ऑफ चाहिए रहता है ना, तो उसमें इसी अपने को ये एक दिमाग में लेके चलना रहता है, 2 मार्क्स का पूछ रहा है तो 4 पॉइंट तो एटलीस्ट लिखना है। हम लोग को तो हर चीज में सारा सब्जेक्ट में पॉइंट्स में लिखना रहता था, जितना मार्क्स के उतना पॉइंट्स। अच्छा ऐसा, हाँ तो वो तुम्हारा एक सही था, लेकिन अभी जो बोर्ड वगैरह में रहता है ना, उसमें कैसा रहता है, 1 मार्क्स का है तो कितने एटलीस्ट, यानी 2 कम से कम, मतलब जितना लिखेंगे उतना अच्छा है, लेकिन 2 एटलीस्ट, हाँ डबल तो लिखना ही है, तो मतलब आउट ऑफ आने के चांसेस अपने ज्यादा रहते। तुम लोग का भी जो मार्क्स कटा रहेगा ना, उसमें ही कटा है, तुम लोग ने जिसमें कम क्योंकि हम पॉइंट। लोग को पता ही नहीं था ना कि कौन सा आंसर कितने मार्क्स का है। अगर मार्क्स पता होता तो लिख देते। बहुत ही पॉइंट्स थे। हाँ तो एक सप्लीमेंट्स, 3 सबसे ज्यादा सप्लीमेंट्स है। तो देखो अभी अपन ने यहाँ तक देखे, अभी ये देखो, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन में तुम लोग को बोला था ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ अक्रॉस इट। एक सेल मेम्ब्रेन का वही मेन फंक्शन क्या होता है, चीजों का ट्रांसपोर्ट करना, यहाँ से अंदर से बाहर या बाहर से अंदर। अभी जो अपन पढ़े ना वही पूरा लिखा है। द मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल टू सम मॉलिक्यूल प्रेजेंट और अदर साइड ऑफ इट, यानी अंदर या बाहर। मेनी मॉलिक्यूल्स कैन मूव ब्रीफली अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। इसका क्या कौन सा ट्रांसपोर्ट हो गया, विदाउट एनर्जी, वो पैसे पैसिव वाला है ना, इज कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट। न्यूट्रल सॉल्यूट्स में मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। अगर सेम सेम है तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, किधर गया पढ़ो, हाई कंसंट्रेशन लोअर। ऑल्सो वाटर के मूवमेंट को क्या बोलते हैं अपन, ये तुम लोग याद रखना है। क्या हुआ बोलो। फिर डायग्राम बना के अच्छा प्रोजेक्ट और उसके लिए हम लोग को समझा होगा सारे पॉइंट दे देते। वैसे पॉइंट डायग्राम में लिख देना। लिखना जरूरी है कि वैसे लिख सकते। वैसा भी खाली मेन है कि तुम लोग पॉइंट में मतलब एक्सप्लेन करो चीज़ों को, और सिर्फ ऐसा नहीं कि डायग्राम को खाली नाम दे दिए, एक्सप्लेन करो कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, खाली ऐसा एक्टिव ट्रांसपोर्ट लिख रहे हो तो पूरा प्रॉब्लम लिखो कि इट इज अ ट्रांसफर फ्रॉम लोअर टू हायर, इट्स कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। मतलब पॉइंट में आंसर की तरह भी होना चाहिए, डायग्राम के साथ साथ लेबल करते हुए। सिर्फ लेबल कर दोगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन एक्सप्लेन कर रहे हैं ना चीज़ को, तो वो मिलेगा पॉइंट। फिर देखो यहाँ पे अपन देखिए वाटर, ये तो देखिए ऑस्मोसिस, वाटर का ट्रांसपोर्ट हो गया तो उसको ऑस्मोसिस बोलेंगे। एज पोलर मॉलिक्यूल कैन नॉट पास थ्रू नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर, दे रिक्वायर कैरियर प्रोटीन टू फैसिलिटेट द ट्रांसफर। देखो ये किसकी बात कर रहे हैं, फ्यू आयंस यानी कि पोटेशियम जो सोडियम में तुम लोग को बताया ना, आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस मेम्ब्रेन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम लोअर टू हायर। सच ट्रांसपोर्ट इज एनर्जी डिपेंड है ना, कम से ज़्यादा तो एनर्जी लगेगा। इन विच एटीपी इज यूटिलाइज, यानी एनर्जी यूज होगी, एंड इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। मोस्टली इन लोग दोनों में देखा जाता है, जो पंप पंप दिया था ना मोस्टली उसमें ही रहता है कि कभी ज़्यादा रहता है तो कम से ज़्यादा की तरफ शहर होता है। अभी देखो अपन पढ़ेंगे सेल वॉल, क्या पढ़ रहे हैं अपन, हाँ सेल मेम्ब्रेन। लेकिन देखो दो बड़ा बड़ा पैराग्राफ था, सबसे ज़्यादा मतलब वो था क्या बोलते हैं, हाँ अभी तो ये सब पढ़ने में तो बहुत वो आई, मतलब थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। यहाँ से 3-4 है, इंडो मेम्ब्रेन, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल्स। ये 4 से 5 है ना टॉपिक, इंटरकनेक्टेड है, पढ़ने में बहुत मतलब एक अच्छा लगता है कि यार प्रोटीन कैसे बनती है, कैसी ट्रांसपोर्ट होती है, वो पूरा पढ़ेंगे अपन इसमें। प्रोटीन का बस प्रोटीन की तरह। प्रोटीन और कुछ है ही नहीं सेल के अंदर।
अच्छा देखो सेल वॉल तुम लोग क्या समझते हो, सेल वॉल क्या होएगा एक सेल वॉल? एकदम ठीक टफ हाँ है ना, मोस्टली सेल वॉल वैसा ही रहता है। क्यों पता है क्या? सेल वॉल क्या करता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। और प्लस बड़ी अगर छोटी छोटी चीज भी एक बार आ सकती है अंदर, लेकिन सेल मेम्ब्रेन में अटक जाएगी, लेकिन फिर भी सेल वॉल क्या करता है, बड़ी चीज को रोकता है। या कैसा हो गया मालूम है क्या? समझो एकदम ये कैसी हार्ड लेयर है, वैसी सेल वॉल की भी हार्ड लेयर रहती है। वो शेप पूरा मेंटेन करके रखे। अभी यही चीज अगर मैं पेपर का बनाता, अगर यही चीज मैं पेपर का बनाता तो मैं ऐसे यहाँ से प्रेस करता तो क्या हो जाती, दब जाती है ना चीज, शेप खराब हो जाती। लेकिन सेल वॉल क्योंकि हार्ड है, रिजिड स्ट्रक्चर है, तो वो क्या करता है, शेप मेंटेन करके रखता है। जैसे इसने कैसा क्या बोलते हैं, स्क्वायर का शेप मेंटेन करके रखा है, वैसे ही सेल वॉल क्या करता है, शेप मेंटेन करके रखता है। और वो मतलब मोस्टली तो प्रोटेक्शन करता है, हार्मफुल चीज़ों को अंदर आने नहीं देता है। मैकेनिकल डैमेज से बचा, मैकेनिकल डैमेज यानी कोई चीज़ जैसा प्रेशर लगा रहा है बाहर से, तो भी क्या करेगा, अपने आप को बचा के रखता है। हाँ, अब फ्रिक्शन नहीं, फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन तो अलग हो गया। फोर्स लग रहा है तो क्या करेगा, शेप को मेंटेन में, याद मेन क्या रखना, शेप को मेंटेन करके रखता है, बाहर से कोई चीज़ों को आने नहीं देगा, मैक्रो मॉलिक्यूल्स। प्लस क्या करेगा, हाँ शेप तो वो हो गया ना, दो बार। मैकेनिकल डैमेज से बचाएगा, बर्स्टिंग होने से बचाएगा, कोलेप्स होने से बचाएगा। अभी देखो क्या होता है मालूम है क्या, दो चीज़ें, जो यंग प्लांट होता है ना, और एक होता है मैच्योर प्लांट। ये लोग में होता ये है ना, समझो ये है सेल मेम्ब्रेन। स्टार्टिंग में क्या होता है मालूम है क्या, यंग प्लांट में ना प्राइमरी सेल वॉल ग्रोथ होता है। ये देखो तुम लोग थोड़ा समझो, हर एक ना प्लांट में ऐसा चीज़ ग्रो होती है। पहले जो पहली वॉल आती है ना हर एक प्लांट की, उसकी कौन सी होती है, वो प्राइमरी सेल वॉल। फिर उसके ऊपर कौन सी आएगी, सेकेंडरी सेल वॉल। लेकिन जब सेकेंडरी वॉल आती है ना, तो प्राइमरी वाली खत्म हो जाती है। और ये आ गई ना, समझ लो ये यहाँ पे अपना प्लांट एकदम पक्का होगा। इसके आगे अभी वो सेफ तो है ही, इसके आगे अब बढ़ेगा नहीं, मैच्योर स्टेज में आ गया। हाँ हाँ, मैच्योर हो गया एकदम। वॉल हट जाएगा, हाँ, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा कि डिमिनिश, हाँ डिस्ट्रॉय हो गया या गायब हो गया, समझ लो आस्ते आस्ते पूरा खत्म हो खत्म जाएगा। हो गया ना। हाँ, वो खाली यंग स्टेज तक था। फिर जैसे सेल मैच्योर होता है तो अपने आउटर में क्या बना लेता है, सेकेंडरी सेल वॉल बना लेता है। वो यार मोस्टली किस में दिखने मिलेगा अपने को, मैच्योर सेल्स, मैच्योर प्लांट्स में। हाँ, मैच्योर हो जाता है, प्राइमरी अपने आप गायब हो जाती है। तो ये एक थोड़ा सा प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वॉल का दिया है। और एक नॉर्मल, मैं तुम लोग को इससे पहले भी बताया था कि हर एक सेल मेम्ब्रेन के सेल वॉल के ऊपर ना क्या होता है मालूम है क्या, खिड़की होती है। जो कि मैंने तुम लोग को बताया था ना, एक किधर तो मिडिल लेमला के बारे में बताया था कि ना, समझो ये एक, ये घर है और ये घर है, दरवाजा है। तो दरवाजा क्या है, आने जाने का जरिया है ना। वैसे ही हर एक सेल वॉल के पास क्या होता है, मिडिल लेमेला होता है, जो कि चीज़ें एक जगह से दो जगह आने में हेल्प करती है। तो याद रखना ये क्या होता है, लेमेला। बट वो क्या चीज आने में मदद करता है? अभी जो भी जरूरत रहेगी इन लोग को, जैसे कि कोई खाना पीना हो गया या कुछ भी, बस वो प्रोटीन, वो फूड तो ऐसे वाला वो बना के आ रहे हैं। वो सेल मेम्ब्रेन पढ़ रहे थे अपन। अभी सेल वॉल में अपन जो पढ़ रहे हैं ना, वो उसमें अच्छा पहले वो सेल हाँ, अलग अलग अलग, पहले वो सेल वो सब आता चीजें सेल के अंदर है। प्लांट में होता अच्छा, मैं जब नॉर्मल सेल बनाता तो कैसा रहता है, एक सेल ऐसा रहता है, ये सेल वॉल हो गया। तो सब चीज़ें जो भी मतलब सेल मेम्ब्रेन भी अंदर लाने के लिए कर रहा है, सेल वॉल भी क्या कर रहा है, चीज़ें अंदर आ जाए। बाकी सबका लाने का तरीका अलग अलग है, समझ रहे तुम लोग। इसमें क्या है, खिड़की है, जो कि क्या करेगा, नेबरिंग सेल से अटैच रहता है, ग्लू करके रहता है कि आप एकदम चिपका हो। उसमें भी एक दिया है कि नहीं क्या, मतलब इसमें प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन रहता है, यानी एक समझो कि रास्ता रहता है। ये क्या करेगा, दो सेल को एकदम चिपका के, दरवाजा कैसा है, दो सेल एकदम चिपका के बीच में पड़ा है। फिर ये क्या करेगा, उसमें रास्ता बचो रहता है, उसको बोलते हैं अपन प्लाज्मोडेस्माटा। तुम लोगों को बहुत सारे वर्ड याद रखने का है, प्लाज्मोडेस्माटा। क्या हुआ, प्लाज्मोडेस्माटा। पता नहीं कैसे आ रहा है। अरे नहीं, वो पढ़ गई। मैंने अभी क्या मालूम कितनी बार ये चीज़ें सब पढ़ा हो, तो सब दिमाग में नहीं तो
तुम लोग के लिए भी ऐसा नहीं, इसको 3 से 4 बार पढ़ोगे तो सबको याद हो जाएगा। हाफिज अपन मेन अपना एग्जाम्पल ही हाफिज लोग हो जाता है। नहीं, एनसीईआरटी का भी नहीं हुआ था। तो पढ़ो, कौन पढ़ेगा? आप पढ़ो। As you may recall, a non-living rigid structure called the cell wall forms an outer covering for the plasma प्लाज्मा मेम्ब्रेन, of fungi and प्लांट्स। तुम लोगों को मालूम है ना सेल वॉल किधर होता है? plants. प्लांट्स में, और फंजाई कुछ कुछ रेयरली फंजाई में भी दिखने को मिलता है, ये याद रखना। एनिमल्स में दिखता है क्या सेल वॉल? नहीं। Cell wall not only gives shape to the cell and protects the cell from mechanical damage or infection, it also helps in cell-to-cell interaction and provides barrier to undesirable Macromolecules. macromolecules. मतलब जो बड़े बड़े मैक्रो बोलो ना कि मैक्रो मॉलिक्यूल, हाँ बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को भी अंदर आने नहीं देते। I have cell wall made of cellulose. अभी देखो यहाँ पे ना 2 चीज दिया है, एक एल्गे के बारे में बताया कि उसके पास जो एल्गे का सेलुलोज होता है उसमें कौन से सेलुलोज होते हैं। इसमें देखो ये तुम लोग को याद रखने का कि एल्गे सेलुलोज के पास क्या होता है, सेलुलोज, ग्लैक्टन, मेनन्स, और मिनरल्स कौन से, कैल्शियम कार्बोनेट्स। ये तुम लोग को याद रखने का। वही सेलुलोज के पास क्या होता है, ये प्लांट सेल के पास क्या होता है, सेलुलोज, हेमोसेलुलोज, पेक्टिन एंड प्रोटीन्स। एल्गे के पास ये तुम लोग को मतलब ये सब उन लोग कंटेन करते हैं। क्या नाम बताया? कैल्शियम कार्बोनेट, सेलुलोज, लेक्टिन्स, मेलानिन। ये खाली, अरे ये मतलब ये वो लोग न्यूट्रिएंट्स के नाम है कि ये एक एल्गे के पास ये होता है, अदर प्लांट्स के पास क्या क्या होता है, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज। क्या बोल रहे हैं? लिखने के लिए तो हाँ। तो मतलब जब सेल वॉल की बात करेगा तो अपने को लिखना ही पड़ेगा ये सब। पढ़ो। बायो सबसे इजी है। बायो मैथ्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स के कंपेयर में इजी है। पढ़ो। And they have cell walls made of cellulose, gelatin, mannins, and minerals like calcium carbonate. While in other plants, it consists of cellulose, hemicellulose, pectins, and proteins. The cell wall of a young plant cell, the primary wall, is capable of growth, which gradually diminishes as the हाँ लिखा है ना कि the primary cell wall is capable of growth, the cell wall of young plant cell, the primary cell wall is capable of growth which gradually diminishes, यानी गायब या खत्म होना as cell matures, and the secondary wall is formed either towards the membrane side of the cell. अभी देखो मिडल लेमेला के बाद कैल्शियम पैक्टेड which hold or glue, यानी पकड़ के रखता है दो सेल्स। together. The cell wall and middle lamella may be traversed by मैंने बोला ना एक रास्ता होता है plasmodesmata which connect the cytoplasm of neighboring नेबरिंग सेल, यानी समझो एक ये वाला सेल भी रहेगा, ये वाला सेल भी रहेगा, ये वाला बाजू बाजू में। हाँ मतलब हर रास्ता है उन लोग का पूरा डेस्मेटा। और देखो 2 चीज, मिडल लेमेला क्या करके रखा है दोनों को, जैसे दरवाजा है, दरवाजा याद रखना है मिडल लेमेला जो कि 2 बेडरूम और हॉल को चिपका के रखा है, और रास्ता कौन बनाया है, प्लाज्मोडेस्माटा। तो सेल वॉल तुम लोग समझे, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, उसके आगे किस में देखने मिलता है, प्लांट्स और फंजाई में, कुछ कुछ फंजाइंस में। अभी अपन पढ़ रहे इंडो मेम्ब्रेन। वीडियो पॉज करो। चलो ठीक है, 2 मिनट पानी पी लो। अपने को खत्म करने का आज, अच्छा चीज, अच्छा टॉपिक खत्म करने का। ये चैप्टर में अपन बेसिकली देख के आ रहे हैं, मालूम है क्या, एक सेल में क्या क्या होता है और हर एक स्ट्रक्चर का डिटेल। अभी आगे जैसे जैसे अपन जाएंगे ना तो हर एक अपन प्रोसेस पढ़ेंगे कि एंडोप्लाज्मिक, हाँ मतलब हाँ खाली नॉर्मल स्ट्रक्चर है सेल का। आगे अपन जब थोड़ा आगे चैप्टर्स में जाएंगे तो अपन पढ़ेंगे कि राइबोसोम कैसे प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड्स कैसे रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस में। हाँ मतलब वो सब अपन फंक्शन प्रोसेस आगे देखेंगे। अभी खाली अपन जो सेल के अंदर स्ट्रक्चर होता है उसकी होता है कैसे क्या करता है बस,
ये चैप्टर में अपने को अभी यहाँ से थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, 3-4 टॉपिक है, माइटोकॉन्ड्रिया तक बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा समझना। मतलब ये कैसा बता रहा है मालूम है क्या? पर स्टार्ट करते ना, पानी एक गुड। आयशा अभी चुप बैठी है, पिकनिक में बहुत चिल्लाती। इंडो मेम्ब्रेन अभी नेक्स्ट लेक्चर में ना कैसे भी करके पढ़ के आना, जहाँ तक भी आज होएगा। क्यों पता है क्या? नहीं तो चीजें भूल जाए, फिर भूल तुम लोग का ही नुकसान होगा, मेरा कुछ नहीं है। अभी नहीं समझ में आ रहा है। अभी तो समझ जाएगा क्या आंसर मिल जाएगी, जब पढ़ने बैठेंगे तब तो सब भूल जाती है। अरे भूल गई, ठीक है, तो अपने को फिर मतलब अभी अपन इतना फोन यूज करते, गूगल भी कर लिए। नहीं नहीं भाई, वो फिर अपने को फिर लिख नहीं पाएंगे ना। अगर हिंदी भी पढ़ेंगे तो फिर अपन लिख नहीं पाएंगे। हिंदी अगर पढ़ेंगे तो अपने को लिखना मकसद वो है। अभी तुम लोग ने उसने ओन वर्ड्स में लिखे, अच्छा लिखे, तुम लोग ने ओन वर्ड्स में भी अच्छा लिखे, लेकिन हाँ सही रहा। चलो अभी अपन पढ़ते हैं इंडो मेम्ब्रेन। अच्छा देखो, इंडो मेम्ब्रेन अपन पढ़ रहे, ये भी क्या है मालूम है क्या? सेल के अंदर का क्या है? ऑर्गेनेल है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गन। अभी देखो इंडो मेम्ब्रेन ना, ये क्या है मालूम है क्या? इंडो मेम्ब्रेन में बहुत सारी चीजें आ रही है, समझो। अभी इसने इसने सिर्फ क्लियरली बोला है कि अभी समझो बहुत सारे ऑर्गेनेल है, तो उसके अलग अलग फंक्शन होंगे, है ना? अपने अपने हर एक ऑर्गेनेल का अपना अपना फंक्शन। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, फोटोसिंथेसिस हो गया, हर एक का अपना। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन बनाता है। प्लास्टिड वगैरह वो लोग क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? रेस्पिरेशन। ऐसा हर एक का अलग अलग फंक्शन है। तो ये भी वही बोल रहा है कि हर एक अपना मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल क्या करता है? अपना अपना फंक्शन करता है। लेकिन इंडो मेम्ब्रेन कौन होता है? जो 3-4 ऑर्गेनल मिलके काम कर रहे हैं ना, तो वो लोग क्या है? एंडो मेम्ब्रेन में आ गए। समझ गए तुम लोग? नहीं, 4, हाँ, कुछ काम कर रहे हैं ना, तो वो क्या, वो पूरा 4-5 ऑर्गेनल को क्या बोलेंगे? इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। बस तुम लोग को ये समझने का कि ये 3 से 4, अभी वो अपना पूरा प्रोसेस देखेंगे कि कैसे मिलके काम कर रहे हैं। यानी वो लोग क्या करेंगे मेन मालूम है क्या? प्रोटीन बनाएंगे क्या? अच्छा, प्रोटीन था, प्रोटीन बनाएंगे और प्रोटीन को कैसा करेंगे? ट्रांसफर करेंगे, पूरा अपन देखेंगे। तो इसमें ना अपने को देखो 3 से 4 चीजें। एक सबसे पहले हो गई इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी तुम लोग देखो, रेटिकुलम हो गया, और गोल्गी बॉडी, राइबोसोम को भी ले लो, लाइसोसोम्स। मतलब देखो ये रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स। वैक्यूल का वैक्यूल अलग हो गया। वैक्यूल को मतलब वैक्यूल भी एक टाइप में आ सकता है, इसको भी लिखी दो। देखो ये सब क्या करेंगे मालूम है क्या? प्रोटीन को ये लोग क्या ना, प्रोटीन को बनाएंगे। और देखो ये समझो, इसको ऊपर लिखना चाहिए था। चलो अभी समझो, पहले ये यहाँ पे राइबोसोम क्या करता है मालूम है ना? प्रोटीन फैक्ट्री है, ये प्रोटीन को बनाता है। फिर इसके बाद आता है अपना ये क्या करता है? प्रोटीन को पैक करे। अभी अपन एक एक चीज़ है ना, जब पढ़ेंगे ना तो अपन देखेंगे। ये प्रोटीन को पैक करता है, पैक करने के बाद ये इसको मॉडिफाई करता है, मॉडिफाई करने के बाद ये लाइसोसोम्स के फॉर्म में ऐसा बना हुआ निकलता है। फिर या तो ये सेल के अंदर जाएगा या सेल के बाहर कोई दूसरे सेल को जाएगा। तो ऐसी एक प्रोटीन है ना, ये लोग सब मिलके प्रोटीन को मॉडिफाई, पैक करना, बनना और ट्रांसपोर्ट करना। तो ये पूरा एक प्रोसेस को ये लोग क्या बोल रहे हैं? इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। क्योंकि ये लोग सब मिलके एक ही काम कर रहे हैं, प्रोटीन को क्या कर रहे हैं? बना के ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। और देखो ये लोग क्या बोला? वाइल ईच ऑफ द मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल इज डिस्टिंक्ट इन टर्म्स ऑफ इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। हर एक का स्ट्रक्चर फंक्शन अलग अलग है, लेकिन मेनी ऑफ दीज आर कंसिडर्ड टुगेदर एज अ इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बिकॉज देयर फंक्शंस आर कोऑर्डिनेटेड। यानी सबका एक ही फंक्शन होगा, क्या? प्रोटीन को बना के ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए का क्या है? फंक्शन सबसे मिला जुला, कोऑर्डिनेट है। द इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम,
Golgi complex, lysosomes and vacuoles. Since the function of mitochondria वो उसमें ये लोग में हेल्प नहीं करता है. क्लोरोप्लास्ट का अपना अलग काम है, पेरोक्सिसोम का अलग अपना काम है, इसलिए ये लोग क्या है, नॉट कोऑर्डिनेट विद द अबव कंपोनेंट, दीज आर नॉट कंसीडर एज अ पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनिक सिस्टम. मतलब इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का खाली इतना मतलब था कि जो भी मिलके काम करेंगे वो लोग क्या हो जाएंगे. लोग सब कोई और काम नहीं करते हैं ना, जैसे प्रोटीन, ये प्रोटीन का काम करते हैं, तो वो लोग सब तो कोई और नहीं, उन लोग सब खाली अपना अपना काम कर रहे हैं. उन लोग को ऐसा प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया मिलके ऐसा कुछ अलग कुछ मिलके काम नहीं करे. उन लोग माइटोकॉन्ड्रिया अपना काम करता है, प्लास्टिड अपना काम करता है, तो वो लोग इसलिए उसका पार्ट नहीं है. लेकिन ये लोग सब एक कोऑर्डिनेट वे में अपना सब मिलके काम कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं, प्रोटीन को बना भी रहे और क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट भी कर रहे हैं. हाँ, नहीं सिंथेसिस सिर्फ राइबोसोम करता है. ये लोग क्या करेंगे, हेल्प करेगा, कोई मॉडिफाई करेगा, पैक करेगा, हाँ, और फिर इसको ट्रांसपोर्ट करेगा. तो वैसा एक पूरा रहेगा. तो अभी देखो अपन पढ़ते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अभी है ना, क्या बोलते हैं इसमें, तुम लोग को बताओ कि चलो, नहीं तो मैं अभी स्टार्टिंग में पूरा प्रोसेस बता देता हूँ, फिर अपन एक एक करके पढ़ते हैं, है ना. तो देखो समझो एक ये सेल है. अच्छा, तुम लोग को मैं पहले यहाँ पे एक शॉर्ट में बता देता हूँ. जो अपना सेल में न्यूक्लियस होता है ना, दिख रहा है ना, सेल में न्यूक्लियस होता है ना, उसके पास मैंने तुम लोग को बताया कि क्लोज एसोसिएशन में ना होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अच्छा, मैंने अभी जब यूकेडी के सेल बताया था तो मैंने मालूम दो चीज बताया था. हाँ, रफ, जिसमें राइबोसोम अटैच होते हैं ना, उसको मैंने क्या बोला था, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. नहीं होते उसको क्या बोलते हैं, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अभी देखो इसमें भी ना, ये समझो ये किसी सेल है, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी ना अपने आप को दो चीज में डिवाइड कर रहा है. एक इसका इनर वाला पार्ट, जिसको बोलते हैं इनर ईआर, और ये क्या हो गया, उसका आउटर वाला है. पर वो इंडोप्लाज्मिक का थोड़ी है. क्या, नहीं मतलब इंडोप्लाज्मिक के कंपेयर में अपन देखा जाएगा तो इंडोप्लाज्मिक के तो आउटसाइड ही हो गया ना. वो है पूरे सेल का साइटोप्लाज्म. लेकिन जब अपन इंडोप्लाज्मिक के देख के बात करें तो उसका आउटर पार्ट तो वही हो गया ना, उसके बाहर की चीज़ है वो है. तो ये आउटर हो गया, ये क्या हो गया, इनर हो गया. अभी देखो जो जिसमें राइबोसोम लगा रहता है, तुम लोग मेरे को बताओ, मैंने तुम लोग को बताया कि राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करता है. तो जो याद रखना, एक होता है राइबोसोम आर ऑफ टू टाइप, रफ ईआर यानी, और एक होता है स्मूथ ईआर. तो तुम लोग को इसमें मेनली खाली एक चीज याद रखने का है कि जो स्मूथ रफ ईआर होता है ना, उसमें क्या मैंने बताया, राइबोसोम होता है. तो अगर राइबोसोम होता है तो क्या करता होगा, प्रोटीन सिंथेसिस करता है. बस ये मेनली क्या करता है, रफ ईआर सिंथेसिस करता है. राइबोसोम का ना तो लोग ही आता है. हाँ, और ये क्या करता है मालूम है क्या, क्योंकि इसके बाद स्मूथ, इसमें तो कोई ऐसा राइबोसोम जैसा है नहीं. ये क्या करेगा, लिपिड सिंथेसिस करता है, लिपिड, टाइम हाँ, फैट इसमें राइबोसोम नहीं. अभी तो अभी के लिए तुम्हें और देखो, राइबोसोम कैसा, मतलब एक स्ट्रक्चर बताया कि क्या होता है, ये नेटवर्क होता है, ट्यूब्यूल होता है. इट इज अ इट इज अ नेटवर्क, और ट्यूब्यूल मतलब एक नेटवर्क की तरह है ना, ऐसा स्ट्रक्चर. किससे अटैच है, देखो न्यूक्लियस बना हुआ है, न्यूक्लियस से अटैच है, पूरा एक नेटवर्क की तरह एक स्ट्रक्चर है. और जिसमें देखो यहाँ पे उसने वो नहीं बनाया राइबोसोम, यहाँ पे क्या है, राइबोसोम है. हाँ, पूरा रेटिकुलम है, नेटवर्क, इसलिए तो इसका स्टार्टिंग के बेसिक डेफिनेशन में भी लिखा है, इट इज अ नेटवर्क. हाँ, वो राइबोसोम. देखो इसके ना, स्मूथ वाला इंडोप्लाज्मिक. यहाँ ये जिसमें नहीं है ना राइबोसोम, वो स्मूथ है. जिसमें राइबोसोम है वो है रफ. देखो यहाँ पे स्मूथ लिखा है, स्मूथ वाला जिसमें राइबोसोम नहीं है, और जिसमें जिसमें राइबोसोम है वो रफ हो गया. तो अगर अपन इसकी मतलब क्या बोलते हैं, नॉर्मल इसने ना स्टार्टिंग में बता दिया है कि क्या स्ट्रक्चर के बारे में, इट इज अ नेटवर्क और रेटिकुलम ऑफ टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर स्कैटर इन द साइटोप्लाज्म दैट इज कॉल्ड प्लाज्मिक रेटिकुलम. और ये भी किसमें दिखता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से मोस्टली. देखो क्योंकि एक सेल ही इतना छोटा होता है तो सब चीज़ें लोगों को किसमें देखना पड़ता है, खाली देखो अपने को आगे टॉपिक आएंगे जिसमें पिगमेंट्स होंगे ना, वो अपन बिना माइक्रोस्कोप के भी देख सकते हैं, क्योंकि कलर रहता है ना उसमें. पिगमेंट्स क्या कर देता है, नहीं नहीं, वो तो अलग, वो अपन क्या पढ़े थे, डेन किस्टोग्राम, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव. जो लेयर या कलर वो हाँ, पॉजिटिव. जो नहीं है
लेकिन तुम लोग प्रोकैरियोटिक पढ़ेगे तो उसमें था, वो अपन पढ़े थे। तो देखो यहाँ पे अपन को इलेक्ट्रो इसमें ना, यहाँ पे अभी प्रोसेस की बात नहीं कर रहा है, खाली स्ट्रक्चर की बात किया है। मैं आगे तुम लोग को प्रोसेस बता। तो क्या बोल रहा है, पढ़ो साइमा। Endoplasmic electron microscopic studies of eukaryotic cells reveal the presence of a network or reticulum of any highly cellular structures scattered Scattered. in the cytoplasm that is called the Plasmic. endoplasmic reticulum. ER. Hence, ER divides the intercellular space into two distinct compartments. अभी देखो जो मैंने इनर और आउटर बोला ना, जो ल्यूमिनल हो गया यानी इनसाइड ईआर, और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल यानी साइटोप्लाज्म वाला एरिया, जो आउटर मैंने लिखा। The ER often shows ribosomes attached to their outer surface. यानी किसकी बात कर रहा है वो? The endoplasmic reticulum ribosomes on the surface is called rough endoplasmic है ना, जो उसके पास राइबोसोम है वो क्या हो गया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन द एब्सेंस ऑफ राइबोसोम दे अपीयर स्मूथ एंड आर कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे कि होता है ना कि अभी कोई कोई तुम लेके दुपट्टे में मालूम हीरा लगा देता है, इसके ऊपर ऐसा हाथ करेगा तो कैसा रफ लगेगा, अगर उस पर हीरा नहीं है तो स्मूथ हो गया। हाँ, तो वही इधर लोग ने भी बोला है कि इन द एब्सेंस ऑफ राइबोसोम दे अपीयर स्मूथ एंड आर कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी देखो इसने क्या, ये भी अपन ने देख लिए कि अगर राइबोसोम अटैच है तो क्या बनाएगा। proteins. हाँ, बस वही उसने बोला है। अगर आर ई आर इज फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व इन द सेल एक्टिवली इन्वॉल्व इन सिक्रिएशन, दे आर एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूस विद द आउटर मेम्ब्रेन। देखो ये क्या होता है, मतलब कंटिन्यूस रहता है ना, किससे, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस से। उसने वही बोला है कि आउटर मेम्ब्रेन किससे कंटिन्यूस रहता है, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। वही स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, इज अ मेजर साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ लिपिड इन एनिमल सेल्स। लिपिड इज लाइक, कौन सी लिपिड, स्टेरॉयडल हार्मोन भी किससे बनता है, ये अपन है ना, जब अपन अपना हार्मोन वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, इसमें आएगा हाँ, बनता है लिपिड से। किसको, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनता है। तो अपने को खाली अभी याद है क्या रखने का है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या देखे अपन ने, बताओ, आप बताओ। एक दो लेयर के अंदर एक एक कोट के अंदर राइबोसोम हाँ बता। क्या हो हाँ इसे ठीक होता है। ठीक बोलते हैं। अरे हाँ, इसका नाम कुछ तो दे ना, वो नाम बता नाम क्या। रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम और जिसमें कवर था उसको स्मूथ बोलते हैं। हाँ स्मूथ, वही मतलब राइबोसोम अटैच है तो वो क्या है, रफ, और इसमें नहीं है वो क्या हो गया, स्मूथ हो गया। और उसमें ही मैंने बोला अगर राइबोसोम पे प्रोटीन सिंथेसिस करता है तो अगर आर ई आर है तो प्रोटीन बनाएगा, और स्मूथ है तो लिपिड बनाएगा। नॉर्मल सा अपना ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खत्म। अभी गोल्गी बॉडी, गोल्गी एपरेटस, ये अभी यहाँ से अपन चलो ये देख ही लेते हैं, अब से बना रहा हूँ मैं। तो देखो क्या होता है मालूम है क्या, एक सेल है, समझो इसका ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के आगे ये क्या बना रहा हूँ मैं, इधर एक, समझो ये मैंने वो बना दिया, ये कौन सा हो गया, इसमें कुछ अटैच नहीं करना। अभी यहाँ पे क्या होता है मालूम है क्या, यहाँ पे ना फ्लैट सिस्टर ने कि ना पैरेलल में सब अटैच रहता है, फ्लैट डिस्क शेप, ये गोल्गी है। वहाँ पे देखो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दिया है ना, ये थोड़ा मतलब ऐसे टाइप में ही दिया, देखेंगे ना इसका मुंह देखो, सबका इधर की तरफ कर्व है, दिख रहा है ये देखो इधर की तरफ क्या है, मुंह ऑलमोस्ट सब कर्व ही रहेगा, लेकिन वहाँ पे पूरा एक 3D स्ट्रक्चर दिया, लेकिन मोस्टली ऐसे में रहता है वो। अभी देखो क्या होता है मालूम है क्या, ये इसको अगर दो तीन नाम ऐसे, फ्लैट होता है, डिस्क शेप होता है, सिस्टरने की तरह, यानी एक सिस्टरने यानी कि ऐसे ट्यूब लाइक पतला पतला सा, जैसे कि उधर बना है ना, देखो ये सब, और क्या है सब एक दूसरे के पैरेलल है ना साथ में। तो वही इधर देखो उसमें बात किया, सबसे पहले क्या बोला है, एक साइंटिस्ट है 1898, ऑब्जर्व डेनली स्टेन रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस के पास में था, लेकिन एकदम अटैच नहीं था, क्योंकि अटैच कौन था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दिस वर लेटर नेम, उसका बाद में नाम हुआ गोल्गी बॉडीज। दे कंसिस्ट ऑफ मैनी फ्लैट डिस्क शेप सैक और सिस्टम, यानी यही सब की बात कर रहा है। फ्लैट है, सिस्टम यानी एक ट्यूब लाइक ऐसा
स्ट्रक्चर रहता है बस, एक ऐसा ट्यूब लाइक बना रहा ना ऐसा स्ट्रक्चर, एक सिस्टर ने इसको कि एक ऐसा मतलब एक ट्यूब लाइक एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है। और सिस्टर ने ऑफ डायमीटर दिया है 0 to 5 से लेके 1 तक। ये तुम लोग डायमीटर याद नहीं करोगे तो चलेगा, इसका इतना नेट में भी नहीं आएगा। दीज आर स्टैक पैरेलल, देखो सब क्या है एक दूसरे के पैरेलल है ना, पैरेलल यानी साथ में। वे राइट तब मिलेंगे नहीं। नहीं, मतलब वैसा जरूरी नहीं है, लेकिन इंटर बताने के लिए हाँ के सब साथ में है। एक अपना मैथ्स, इंटरसेक्ट हो सकते हैं। हाँ वो इंटरसेक्ट ही है वो। अगर अपन तुम लोग देखोगे ना, वो ऐसा जुड़ा हुआ ही तो है। अपन मैथ्स में तो कैसा वो पैरेलल लाइन खींचते, वो इंटरसेक्ट, वो सब तो अपन मैथ्स की बात हो गई। बट फिर भी वर्ड तो वही है। हाँ वर्ड ही, मतलब वर्ड कैसा हो गया साथ, मतलब खाली ऊपर ऊपर से मैथ्स का वर्ड, यानी पैरेलल नहीं, देखो साथ में, 2 पेन साथ में बस। अभी तुम लोग बोलेगे हाँ इसमें फिर मेरे को एरिया निकाल के बताओ इसे, गोल की बॉडी का एरिया निकालो ना सर बोले मैथ से। हाँ फिर मैं भी सोचूंगा अरे हाँ इसमें कौन सा फॉर्मूला लग गया है तो। हाँ फिर डायमीटर भी दिया है बोले निकाल के तो बताओ। ये खाली मतलब बता रहे कि पैरेलल है साथ में है बस। स्ट्रक्चर क्योंकि अपन क्या पढ़ रहे, स्ट्रक्चर पढ़ रहे ना, तो ये बता रहे कि सिस्टर ने जो भी है फ्लैट वो सब क्या है साथ में। अपने को नॉर्मल पैरेलल का मतलब क्या है कि साथ साथ, बस वही वो बता रहा है कि जितने भी ये सब सेक और सिस्टर ने है ना वो साथ साथ में, वो पैरेलल का इतना मतलब। दीज आर स्टैक पैरेलल टू ईच अदर, वेराइट नंबर ऑफ सिस्टर ने आर प्रेजेंट, मतलब बहुत सारे नंबर में रह सकते हैं। और कैसा अरेंज है, कंसेंट्रिकली अरेंज नियर द न्यूक्लियस, वो एक ही बात बोल रहा है। अभी देखो एक चीज तुम लोग को याद है, अगर तुम लोग ने वो वाला पढ़े रहेगे चैप्टर 10th का चश्मे वाला, मेरे को याद नाम याद नहीं आ रहा है, हाँ लेंस, जिसमें दूर का चश्मा रहता तो कुछ अलग वर्ड था। हाँ हाँ बस, उसमें मालूम लेंस का भी स्ट्रक्चर था, कॉन्वेक्स कॉनकेव और कॉन्केव। तो इसको क्या बोलेंगे अपन, कॉनकेव है ना, ये वाला जो अंदर की तरफ दबता है ना उसको बोलते हैं कॉनकेव। हाँ, और ये कौन सा साइड हो गया, कॉन्वेक्स। अभी इसमें ना कॉन्वेक्स का और 2 नाम है, एक है सिस और एक है फॉर्मिंग। ये तो एक कॉन्वेक्स वाला था जो कि एक स्ट्रक्चर को बता रहा है कि पीछे का सा एरिया है तो कॉन्वेक्स, अंदर का एरिया है तो कॉन्वेक्स। लेकिन जो फॉर्मिंग फेज है ना वो क्या बता रहा है मालूम है क्या, और सिस फेज, वो लोग बता रहे हैं कि यहाँ से चीज़ें अगर प्रोटीन बनी ना तो यहाँ से अंदर जाएगी, यानी फॉर्म होएगी, प्रोटीन अंदर जाके मॉडिफाई होएगी, फॉर्म होएगी। तो वो इसलिए यहाँ पे फॉर्मिंग, और यहाँ पे क्या है, कॉनकेव, ट्रांस और मैच्योरिंग, यानी यहाँ पे जब प्रोटीन निकल जाएगी बन के तो वो कौन सी हो जाएगी, मैच्योरिंग। तो तुम लोगों को कॉन्केव के साथ और भी 2 नाम याद रखना है, सिस और फॉर्मिंग। वैसे तुम लोगों को कॉन्केव का क्या याद रखना है, ट्रांस और मैच्योरिंग। तो देखो होता क्या है मालूम है क्या, समझो अपना है ना, यहाँ पे समझो न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, यहाँ पे राइबोसोम था। राइबोसोम पे ना अभी तुम लोग को एकदम डिटेल में नहीं बता रहा, डिटेल में इसका दिया है 12th में। उसमें क्या होता है मालूम है क्या, अगर तुम लोग ने 10th में पढ़े रहेंगे सेंट्रल डोग्मा वगैरह है ना, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, वो सब चीज़ें ना मतलब 10th अपने को 12th में एकदम डिटेल में दिए, प्रॉपर प्रोटीन कैसे बन रही है। लेकिन नॉर्मली यहाँ पे अपने समझेंगे कि राइबोसोम क्या बना रहा है, समझो प्रोटीन कैसे बना रहा है वो अपने को 12th में पूरा, वो पूरी बहुत बड़ा प्रोसेस है, कम से कम 1.5 पेज का पूरा प्रोसेस 12th में है। खाली वो ट्रांसक्रिप्शन क्या है, ट्रांसलेशन पूरा 1.5 पेज का है। हाँ तो अभी अभी अपने को 11th में खाली नॉर्मल समझने का, 12th में अपन जब जाएंगे तो देखेंगे कि एक न्यूक्लियस में कैसा राइबोसोम बनाता है प्रोटीन को। तो अपन जब mRNA डीएनए जब आएगा ना तो अपन पढ़ेंगे। अभी खाली इतना समझो कि राइबोसोम ने क्या बनाया, समझो कि प्रोटीन बनाया, और ये प्रोटीन कैसा था मालूम है क्या, डीएनए आरएनए के फॉर्म में समझो रहेगा। तो इसको समझो मतलब उसकी कोई कवरिंग नहीं है, वो एकदम समझो एक नॉर्मल प्रोटीन बना दिया, तो ना कोई पैकेजिंग है, हाँ बस प्रोटीन बनाया, कुछ भी नहीं। तो उसको क्या करते हैं मालूम है क्या, समझो इसने प्रोटीन बनाया ना, एंडोप्लाज्मिक में अटैच है ना राइबोसोम, तो ये लोग क्या करते हैं ना, गोल्गी बॉडी जो गोल्गी एपेटाइटिस होता है ना, वो उसको यहाँ से क्या कर लेता है, फ्यूज कर लेता है। ये वाले कॉन्वेक्स फेज से फ्यूज हुआ, अंदर जाके ना इसका मॉडिफिकेशन चलता है ये प्रॉपर। अच्छा एक चीज, हाँ हाँ बराबर, जो इंडो राइबोसोम जो बनाया है ना उस पहला इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको क्या करेगा मालूम है क्या, एक पैकेट पहला वेसिकल के फॉर्म में पैक कर देगा, वेसाइकल यानी एक सर्कल सा,
वेसिकल यानी समझो ना, प्रोटीन अंदर आ गया, एक सर्कल फॉर्म बन गया, एक मतलब गोल सा स्ट्रक्चर बन गया, थैली बन गया, हाँ थैली, थे जैसे कोई चीज को लेके जाते हैं ना, थैली हो गया या कुछ भी लेके जाने का वो बन गया। तो वेसिकल के फॉर्म में कौन इसको पैक किया, ईआर ने, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर उसको फ्यूज कौन करेगा, हम्म, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कोई काम नहीं है ना? नहीं इसमें कोई नहीं, इसमें नहीं, जो इसमें वो खाली अपना लिपिड बना रहा है अलग है, लेकिन प्रोटीन सिंथेसिस में सिर्फ इसका ही काम है, क्योंकि राइबोसोम तो इसके पास ही है ना, राइबोसोम भी प्रोटीन फैक्ट्री है, प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है। तो जब प्रोटीन की बात हो रही रहेगी तो सिर्फ इसमें रफ इंडोप्लाज्मिक ही काम करेगा। तो इंडोप्लाज्मिक ने उसको वेसिकल में बनाया, गोल्गी बॉडी ने उसको फ्यूज किया, फ्यूज करने के बाद अंदर जाके क्या होता है मालूम, ये मॉडिफाई होता है, और ये मॉडिफाई होकर लाइसोसोम्स की तरह, समझो ये पूरा मॉडिफाई बन के निकल गया। तो मेन जो गोल्गी बॉडी का यहाँ पे काम था ना, तो ये क्या करता है, जो भी वेसिकल बना है इंडोप्लाज्मिक से, वो उसको पहले फ्यूज करेगा, उसकी पैकेजिंग करेगा, उसको एकदम मॉडिफाई करेगा, और उसको मैच्योर करके बाहर लाइसोसोम के फॉर्म में बाहर निकाल देगा। बस ये पूरा अपना गोल्गी बॉडी का काम होगा, बाहर निकाल देगा गोल्गी बॉडी। कॉनकेव, हाँ कॉन्वेक्स से पहले फ्यूज करेगा और कॉनकेव से बाहर निकालेगा, बस ये अपना क्या था, गोल्गी बॉडी। तो स्टार्टिंग के पैराग्राफ में इसका सिर्फ स्ट्रक्चर बताया कि फ्लैट होता है, सिस्टर्ने होता है, डिस्क शेप होता है, फिर कॉन्सेंट्रिकली, हाँ पैरेलली भी अटैच है, कॉन्सेंट्रिकली भी अटैच है, नियर द न्यूक्लियस है। फिर उसने बताया कि क्या होता है, कॉन्वेक्स और सिस और फॉर्मिंग फेज, एंड कॉन्केव ट्रांस और मैच्योरेटिंग फेज। द सिस फेज एंड ट्रांस फेज ऑफ द ऑर्गेनल आर एंटायरली डिफरेंट बट इंटरकनेक्टेड। देखो दोनों अलग अलग है ना, ये प्रॉपर ऐसा शेप है और ये पूरा अंदर की तरफ है, लेकिन सब क्या है, इंटरकनेक्टेड है। समझ रहे ना, स्ट्रक्चर के बारे में लोग पूरा, देखो ये ऐसा है और आगे जा रहे हो तो पूरा कैसा अंदर की तरफ घुस रहा है ना, है दोनों अलग अलग लेकिन क्या है, साथ में कनेक्टेड है। अभी देखो यहाँ पे मेन काम कहाँ से शुरू हो रहा है, द गोल्गी apparatus प्रिंसिपली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल टू बी डिलीवर एदर इंट्रासेलुलर। अभी देखो इंट्रासेलुलर और सिक्रेटेड आउटसाइड द सेल क्या होता है मालूम है क्या, समझो ये सेल की मेम्ब्रेन मैंने बनाया था ना, एक सेल की बात हो रही है, तो जो ये लाइसोसोम्स है ना, अगर उसको ये सेल के अंदर ही कर रहा है तो ये क्या हो गया, इंट्रासेलुलर हो गया। अगर सेल के बाहर जाएगी चीजें तो क्या हो गया, आउटर द सेल, अंदर रह गया तो इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट, और वही बाहर गया तो आउटर द साइड, आउटसाइड सेल। तो वही उसने लिखा है कि जो पैकेज मटेरियल हुआ है वो क्या करेगा, डिलीवर एदर टू द इंट्रासेलुलर टारगेट्स और सिक्रेटेड outside the cell. Materials to be packaged in the form of vesicle from ER fuse with the cis phase। यहाँ जो वेसिकल बना था कहाँ से फ्यूज हुआ, cis phase से फ्यूज हुआ of Golgi apparatus and move towards the maturing phase, यानी यहाँ तक का पूरा मूव हुआ। This explain why Golgi apparatus remain in close association with endoplasm, इसलिए वो इसके बाजू में ही रहता है गोल्गी बॉडी, ताकि वो आसानी से फ्यूज कर सके। समझ रहे ना, हाँ तो जैसी प्रोटीन बनेगी तो डायरेक्ट वो क्या करेगा, फ्यूज करेगा, हाँ फ्यूज करके डायरेक्ट इन लोग यहाँ से ट्रांसफर करेंगे। दिस एक्सप्लेन व्हाई गोल्गी apparatus remains in close association with the endoplasmic reticulum। A number of protein synthesis by ribosome on the endoplasmic reticulum are modified in सिस्टर्ने ऑफ गोल्गी apparatus। यानी जो प्रोटीन यहाँ पे बनी थी वो कहाँ मॉडिफाई हो रही है, सिस्टर्ने ऑफ गोल्गी apparatus के अंदर मॉडिफाई हो रही है। बिफोर दे आर रिलीज फ्रॉम इट्स ट्रांसफेज, गोल्गी apparatus इज द इम्पोर्टेंट साइड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। अभी देखो इसने नाम दे दिया, अगर इसने लिपिड को अगर फॉर्म वैसा ही अगर फॉर्म में समझो, अगर कोई प्रोटीन को इसने मॉडिफाई किया तो वो क्या हो गया, ग्लाइकोप्रोटीन। हाँ लिपिड को भी ट्रांसफर कर सकते हैं वेसिकल के उसमें, अगर उसने लिपिड को क्या तो ग्लाइकोलिपिड हो जाएगा, लेकिन उसमें रफ वाला नहीं बनाएगा, उसको फिर रिपीट बनाएगा कौन, स्मूथ वाला बनाएगा, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हाँ ट्रांसफर हो गया। तो तुम लोगों को समझने का यही है कि अगर रफ वाले से प्रोटीन बना और उसने मॉडिफाई करके उसको ट्रांसफेज से निकाला तो कौन सा बन गया, वो ग्लाइकोप्रोटीन। हाँ मतलब लाइसोसोम ही है, लेकिन उसको मतलब क्या बोलते हैं, हाँ ग्लाइकोप्रोटीन, क्योंकि गोल्गी प्रोटीन ने उसको लाइकोलिपिड, क्योंकि अपन ने पढ़े ना, अपन ने दो चीज पहले ही पढ़ ली है, RER किसको बनाता है, प्रोटीन को, और स्मूथ ER किसको बनाता है, लिपिड्स को। तो अगर RER से जो चीज ट्रांसफर होगी तो प्रोटीन ही होगी, और जो स्मूथ से आएगी वो क्या होगी, लिपिड्स ही होगी।
भाई और देखो अभी ये जो लाइसोसोम्स जो बन रहा है ना, जो लाइसोसोम्स के फॉर्म में, बस आगे का जो अपना टॉपिक ही वही है। लाइसोसोम्स पूरा वही जो अपन ने पढ़े ना। अच्छा तुम लोग मेरे को बताओ लाइसोसोम्स कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है? लाइसोसोम्स कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है? ईआर नहीं, ईआर नहीं, ये क्या है? गोल्गी बॉडी। ये ईआर तो इधर है, गोल्गी बॉडी से ना। तो मतलब अभी अपन ने जो पढ़े ना, ऑटोमेटिकली पूरा अपना लाइसोसोम भी अपना रिपेयर्ड हो गया। खाली राइबोसोम का, लाइसोसोम्स का एक फंक्शन है कि ये क्या करता है मालूम है क्या? लाइसोसोम्स जो होता है ना, वो कंटेन करता है कुछ एंजाइम्स, हाइड्रेस, प्रोटीएसेस। अभी देखो बस तुम लोग को ये समझने, देखो स्टार्टिंग में क्या बोला, दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल स्ट्रक्चर फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द गोल्गी एपरेटस द आइसो। अभी देखो जो मैं बता रहा हूँ ना, वहाँ पे ये लोग क्या करते हैं मालूम है क्या? खाली इन लोग के पास हाई ऑलमोस्ट वेरी रिच होता है, इन लोग के पास कुछ हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं। बस तुम लोग को ये याद रखना है कि एक लाइसोसोम्स के पास क्या होते हैं, कुछ एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि हाइड्रोलेसेस, प्रोटीएसेस, लिपेसेस, कार्बोहाइड्रेसेस। ये लोग क्या करते हैं, अगर हाइड्रोसेस है ना तो ये वाटर को ब्रेक करेगा, अगर प्रोटीएस है तो प्रोटीन को ब्रेक करेगा, अगर लिपेसेस है तो लिपेड। हाँ नहीं, एंजाइम एंजाइम, ये सब टाइप्स ऑफ एंजाइम, अगर तुम लोग एंजाइम पढ़े देंगे। हाँ नहीं नहीं, ये वाला तो लैक्टोबैसिलस तो अलग अलग बोल रहे थे चीज वीज में तो। हाँ वो मतलब चीज दही के अंदर वो मतलब क्या हो रहा है। हाँ चीज मतलब वो क्या करता रहेगा, प्रोटीन को ब्रेक करता रहेगा। अभी के इतना समझो तुम, प्रोटीएस से तो क्या करेगा वो, प्रोटीन को ब्रेक, जहाँ पे भी एज लगता है ना, एज, हाँ एंजाइम भी होता है, और प्लस यहाँ पे जो मेन काम है वो ब्रेक करने का काम। यानी जो लाइजोसोम से किस में रीच है, कुछ हाइड्रोलिटिक एंजाइम यानी ब्रेकिंग एंजाइम है, जैसे कि लाइक हाइड्रोलाइसिस, लिपेसेस, प्रोटीएसेस, कार्बोहाइड्रेट्स। ऑप्टिकली एक हाई पीएच में लोग एक्टिव होते हैं और लोग क्या करते हैं, डाइजेस्ट यानी ब्रेक करते हैं। कार्बो अगर कार्बोहाइड्रेट से तो किसको ब्रेक करेगा, कार्बोहाइड्रेट्स को। प्रोटीएस है तो किसको ब्रेक करेगा, प्रोटीन को। लिपिड और न्यूक्लियस है तो न्यूक्लिक एसिड को। ये अपना यहाँ पे क्या हो गया, वेगनल लाइसिस तो एक छोटा सा था, बना कहाँ से था, गोल्गी बॉडी से उसने उस पैकेज करके पूरा बना दिया था। और वो खाली अपने को समझने का है कि वो, हाँ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होती है जो कि ऐसे स्पेसिफिक हाई एसिडिक पीएच पे ब्रेक करने में काम आती है। और नाम में एक पूरा काम है कि हाइड्रोलिसिस है तो हाइड्रो वाटर को करेगा ब्रेक, लिपिड है तो लिपिड को ब्रेक करेगा, और प्रोटीन है तो प्रोटीन को ब्रेक। वैसे ही आता है वैक्यूल। अभी देखो, अभी देखो वैक्यूल अभी मोस्टली इसको भी हम यहाँ का सब, अभी देखो वैक्यूल भी ना, जो अपन नॉर्मल वैक्यूल का कैसा स्ट्रक्चर जानते हैं, एक वैक्यूल होता क्या है, अगर कोई सेल है तो उसमें क्या होता है, वैक्यूल भी एक ऐसे नॉर्मली गोल सा है ना। हाँ मोस्टली का कंटेंट क्या करता है मालूम है, मतलब एक, हाँ वेस्ट भी रहता है इसमें, पानी भी रहता है, सैप वगैरह रहता है, हाँ सब वो कचरा वगैरह सब कौन सा वो रखता है, वैक्यूल अपना रखता है। अपने को अभी वैक्यूल के बारे में देखो मोस्टली इसमें कुछ इतना वो दिया नहीं है। जो क्या बोलते हैं, शैला अभी जो अपने को स्टार्टिंग में बता रहे थे ना, हाइपोटोनिक हाइपोटोनिक, वो अपन इसमें देखने वाले। यहाँ पे जो मतलब यहाँ पे कुछ सैल्यूट्स रहते हैं जो सैप, अभी तो पहले देखते हैं क्या बोल रहे हैं। द वैक्यूल इज अ मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस फाउंड इन द साइटोप्लाज्म, यानी समझो एक ऐसा मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस है, उसका ही नाम क्या है, वैक्यूल। वैक्यूल क्या बोले, साइट साइटोप्लाज्म के अंदर इट कंटेन्स, क्या क्या कंटेन कर, वाटर, सैप। सैप यानी कि कुछ समझो कि कोई वाटर का कोई कोई एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का कोई कचरा, यानी वेस्ट मटेरियल बोल सकते हैं उसको। या हाँ उसके सैप यानी समझो ना, कोई जो चीज़ें काम की नहीं है ना, वो चीज़ अंदर वैक्यूल कंटेन कर रहा है, उसको अपन सैप, हाँ यूजलेस चीज, उसको सैप बोल सकते हैं। सैप, excretory product or other material not useful for the cell. The vacuole is bound by single membrane होती है, उसका जो वैक्यूल का, वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है ना, उसको क्या बोलते हैं अपन, टोनोप्लास्ट। ये तुम लोग याद रखना। अभी देखो जो एक है ना सैप वैक्यूल होता है, मैं इसको मिटा रहा हूँ।
अच्छा वैक्यूल भी ना क्या होता है मालूम है क्या? एक इसको मिटा ही देता हूँ, तुम लोग नोट्स तुम लोग को शेयर करूंगा ना, वहां से तुम लोग बना ले। समझो एक अपना ये वैक्यूल एक अपन समझो एक वैक्यूल का वो पढ़ रहे, तो वैक्यूल में ना क्या होता है मालूम है क्या? वैक्यूल अपने आप को ना अच्छा वैक्यूल देखो, वैक्यूल का मैंने बताया उसके मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं अपन? तो ये लोग भी क्या करते हैं मालूम है क्या? वाटर और कुछ सैल्यूट्स को ना ये लोग भी अंदर बाहर ट्रांसफर करते हैं। तो जैसे अपन ने सेल मेम्ब्रेन में पढ़े थे ना, तो क्या पढ़े थे अपन? एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव का क्या बताया था मैंने? पैसिव जिसमें एनर्जी यूज नहीं हाँ, और एक वर्ड यूज किया था क्या? अलोंग अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अलोंग वाला यूज किया था ना। अगेंस्ट था एक्टिव, जिसमें एक्टिव एनर्जी यूज हो रही थी। तो इसमें जो मतलब इसमें क्या होता है मालूम है क्या? जो आयंस वगैरह होते हैं ना, वो भी जो वैक्यूल्स में वैसे ही ट्रांसफर होते हैं अगेंस्ट का। देखो क्या होता है मालूम है क्या? समझिए कि ये सेल है, मोस्टली जो देखा गया है ना, उसमें समझो बाहर सॉल्यूट्स है और अंदर सॉल्वेंट, यानी ज्यादा चीजें अंदर है। समझो यहाँ पे 40 है, सॉल्यूट्स तो हमेशा कम ही रहता है ना। वाटर और शुगर में कम कौन रहेगा? शुगर। तो इसमें मोस्टली जो देखा गया है ना, अगेंस्ट कंसंट्रेशन देखा गया है। क्या बोल रहे? मतलब अगर एक बॉटल है, उसमें मैंने एक ऐसे इतनी सी शक्कर डाला, तो वाटर तो ज्यादा ही रहेगा ना। तो जो कम रहता है उसको अपन सॉल्यूट्स बोलते हैं, और जो ज्यादा रहता है उसको सॉल्वेंट्स बोलते हैं। तो इसमें ना, तो समझो एक सॉल्यूट्स है ना, इसमें मोस्टली जो वैक्यूल में जो चीज देखा गया है ना, कम से ज्यादा की तरफ चीजें जाती है। कम से ज्यादा की, हाँ वैक्यूल में मोस्टली ये देखा गया है। इसलिए क्या करता है, मतलब कोई एक्सक्रीटिव मटेरियल हो गया, कोई वाटर होगा, कुछ भी होगा, कम से ज्यादा की तरफ ज्यादा उसके अंदर। इसलिए वैक्यूल क्या कर लेता है, अपना एरिया को बढ़ा लेता है। तो मोस्टली इसमें क्या देखा गया? अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट देखा गया। हाँ अगेंस्ट। वैसे इसको अगर अपन वो हाइपोटोनिक और हाइपोटोनिक के वो जो अपन तुम बोल रहे थे ना हाइपो, वो मोस्टली अपने को कहाँ देखने मिलेगा? केमिस्ट्री के चैप्टर में, जब अपन बीकर विकर में ये सब ट्रांस, उसमें भी सेम अपन एक्टिव पैसिव तुम लोग पढ़ोगे। कौन सा मोल वाला चैप्टर अगर होएगा ना, मोल वाला चैप्टर, हाँ उसमें तुम लोग पढ़ेंगे हाइपोटोनिक हाइपरटोनिक, उसमें आएगा। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। नहीं सैचु वो अलग हो गया, उस सैचुरेटेड यानी कार्बन है तो सैचुरेटेड, अगर